गीत लिखना है तो तुम गीत न नींदों के लिखो। गीत तुम वीर शहीदों की उम्मीदों पे लिखो। गीत लिखो सदा जगने और जगाने वाले, मन से नैराश्य का तमतोम भगाने वाले। कविता संसार की तस्वीर हुआ करती है, निहत्थे लोगों की शमशीर हुआ करती है। आस्थाओं भरे उद्गार लिखो गीतों में, सबके दुख का कोई उपचार लिखो गीतों में। लोकप्रिय कवि डॉक्टर उर्मिलेश शंखधार की इन पंक्तियों के संग विश्व रंग महोत्सव में होने वाले कवि सम्मेलन काव्य रंग अटलांटिक से प्रशांत तक में मैं अभिनव शुक्ल आप सबका स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में हम अंध महासागर से प्रशांत महासागर तक बिखरे काव्य के कुछ अनमोल मोती लेकर उपस्थित हुए हैं। इन मोतियों को एक सुंदर सी माला में पिरोने के लिए तथा इस कार्यक्रम का संचालन करने हेतु मैं विगत कई वर्षों से कैलिफोर्निया में यूसी बर्कले, यूसी डेविस व स्टैनफोर्ड आदि विश्वविद्यालयों में भारतीय उपमहाद्वीप के साहित्य पर शोध व अध्यापन का कार्य करने वाली, गूगल व एप्पल जैसे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों में अपनी भाषा की सलाहकार रह चुकी, नेशनल आर्ट्स फाउंडेशन के बोर्ड की अधिकारी, मिथिला रिवेरी नामक किताब का प्रकाशन करने वाली, हिंदी उर्दू सूफी काव्य और साहित्य समूह की सह आयोजक, सुप्रसिद्ध शिक्षाविद, विदुषी और स्टैनफोर्ड रेडियो कार्यक्रम चाय टाइम की श्रेष्ठ प्रस्तुतकर्ता आदरणीय प्रांजलि सिरसाव जी को आमंत्रित करता हूं कि आइए प्रांजलि जी और हमें इस काव्य यात्रा पर ले चलिए। आपका स्वागत है। नमस्ते अभिनव जी। उमड़ी कल थी मिट आज चली, परिचय इतना इतिहास से ही। आपने इतना बड़ा मुझे मेरा परिचय दिया, पर मुझे लगता है कि इतनी योग्य तो मैं हूं नहीं, लेकिन आज मैं अपने आप को बहुत योग्य पा रही हूं कि इस इतने बड़े विश्व रंग सम्मेलन के कवि सम्मेलन की मैं संचालिका बनी हूं। और मैं आप सबका, आदरणीय कवि वृंद का, सभी श्रोताओं का, दर्शकों का इस काव्य सम्मेलन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं हृदय से आभारी हूँ कि आप सब इसमें शामिल हो रहे हैं। और मैं याद कर रही हूँ कवि नीरज को कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। और मुझे लगता है कि एक पंक्ति इसमें और होनी चाहिए, कवियों को सुन पाना है अहोभाग्य। तो आज हमारा अहोभाग्य है कि हम अंध महासागर से प्रशांत महासागर तक के जो महान कवि हैं उनको आज सुन पाएंगे, उनकी रचनाओं का आनंद ले सकेंगे। और सागर तो बहुत विस्तृत, बहुत अथाह, बहुत गहरा होता है। तो चलिए आज हम गोते लगाते हैं इस सागर में और ढूंढ के लाते हैं सारे मोती। तो हमारे यहाँ पर सारे रचनाकार अपनी अपनी रचनाओं के साथ तैयार हैं। तो अब विलंब कैसा, हम शुरू करते हैं हमारा ये काव्य पाठ। और मैं फिर से आप सबका, कवियों का, सुनने वालों का और जो भी इसमें शामिल है और सभी आयोजकों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। तो मोतियों की माला हम पिरो रहे हैं, तो इस कड़ी में मैं पहला आमंत्रण देना चाहूंगी माननीय अशोक व्यास जी को। मैं बुलाना चाहूंगी अपनी कविता पाठ के लिए। तो परिचय ऐसा है अशोक व्यास जी का कि वो भारत गौरव से सम्मानित है और बचपन से ही कविता लिखते रहे हैं। आकाशवाणी जोधपुर से 14 बरस सेवा करने के बाद मुंबई में कुछ समय धारावाहिक लेखन और पिछले 22 वर्षों से आईटीवी गोल्ड में साहित्यिक, राजनीतिक, सामाजिक कार्यक्रम और लगभग 3 बरस हिंदी समाचार प्रस्तुत करने वाले अशोक जी इन दिनों लाइव शो इनसाइड टनाइट और वाइड एंगल प्रस्तुत करते हैं। और इनकी कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, कई डॉक्यूमेंट्रीज इन्होंने निर्मित की हैं, लेकिन आज हम उनको मिल रहे हैं एक कवि के रूप में। तो मैं स्वागत करना चाहूंगी आदरणीय अशोक जी का कि वो अपनी कविता हम तक पहुंचे। नमस्कार के साथ अभिवादन। और समय और समय से परे तक की यात्रा में शब्द हमारे साथी रहते हैं। विश्व रंग के इस आयोजन के लिए अभिनंदन आयोजकों का, अपने सौभाग्य की और प्रांजलि जी के संचालन की और अभिनव जी की सराहना करते हुए मैं 5 मिनट में जो कुछ शब्द सुमन आप तक पहुंचा रहा हूं, उनका संबंध श्रद्धा से विशेष रूप से है।
प्रारंभ मैं अपने गुरु के स्मरण से कर रहा हूं, और कुछ दिन पूर्व जो एक विशेष अवसर पूर्ण चंद्र का जो गया है, वो दिन मैं जिस आश्रम के साथ जुड़ा रहा, वहां का वार्षिक उत्सव रहता था। शब्द और मौन के बीच में जो संबंध है, उसकी स्पष्टता गुरु कृपा से होती है, ऐसा भारतीय मनीषा ने जो उपहार हमें दिया है उसका स्मरण करते हुए प्रारंभ करता हूं। शब्द से जुड़ी पहली कविता। शब्द रंग शब्दों का छूटता नहीं, रंग शब्दों का छूटता नहीं, मौन तक रंगा रंगा डूबा हुआ तुम्हारे सघन स्मरण में, न जाने कैसे सारे रंगों में देखता हूं अपने आप को। मैं रंगहीन होकर सब रंगों में ढल जाता हूं। इस तरह लड़खड़ा कर भी संभल जाता हूं। रंग रंग संग संग जन जन से वही गीत दोहराता हूं, जिनकी लय में अनंत से अभेद हो जाता हूं। रंग मुझसे हैं सारे, बात ये सत्य है इतनी ज्यादा, चकाचौंध में इसकी कोई देख न पाएगा मुझे, इसलिए अपनी हकीकत सबसे छुपाता हूं। धन्यवाद है। और विश्व रंग के इस काव्य रंग से आनंदित होने वाले जो आप सब हैं श्रोता रूप में अभी, तो ये बता दूं कि आने वाले कवियों की सुविधा के लिए भी बाकी सारे कवि हमारे म्यूट पर हैं, वरना उनको मैं उनकी तालियों का थोड़ा सा वो जो माइम है वो देख रहा था तो मैं अपने उत्साह को पक्का रखने के लिए बात लेते हुए अब दूसरी कविता की तरफ बढ़ता हूं। डूबने से पहले, डूबने से पहले बहे दूर दूर तक अंतस से उमड़ती ये धारा शुद्ध प्यार की। डूबने से पहले बहे दूर दूर तक अंतस से उमड़ती ये धारा शुद्ध प्यार की, छोड़ने से पहले छूट छूट जाए हर बंधन, लालसा पद प्रतिष्ठा अधिकार की। क्या बात। धन्यवाद। पूर्ण का परिचय खोल गुरु ने सजाई सांसों में सूझ शाश्वत सत्कार की, परम पुरुष को अर्पित जीवन आरती रसमय निश्चल व्यवहार की। वाह वाह, बहुत अच्छी, बहुत धन्यवाद। एक रचना बहुत श्रृंखला इन रचनाओं की जो धरती माता को समर्पित थी, उसमें से एक आप तक पहुंचा रहा हूं। धरती माँ की आरती है ये, और आरती से मुझे आया कि हमारे अभिनव जी तो तरह तरह की आरतियां लिखते रहे हैं तो ये अलग तरह की आरती है। रत्न गर्भ में धारण करती औषधियां दे पीड़ा हरती, रत्न गर्भ में धारण करती औषधियां दे पीड़ा हरती, वैभवशाली धरती माता नित्य तुम्हारी करूं आरती। तुम पावनता देने वाली, तुम उदारता सिखलाती हो, गोद तुम्हारी जीवन आंगन, परम अर्थ तुम दिखलाती हो। ओ गुरु कृपा वसुधा अम्बा, मैं सपूत बनना चाहूं, अवसर तब सेवा करने के करो कृपा मैं नित पाऊं। मां मेरे अपराध क्षमा कर, मेरी मूढ़ता दूर करो, मेधावान बनाकर मुझ में प्रेमानंद भरपूर भरो। रत्न गर्भ में धारण करती औषधियां दे पीड़ा हरती, वैभवशाली धरती माता नित्य तुम्हारी करूं आरती। आपकी कविताओं को सुनकर और आपकी बातों को सुनकर
बहुत अच्छा लग रहा है और यही शुरुआत हम शायद चाहते थे, निराशा से दूर एक ऐसा जहां कवियों का, जहां पर हम सिर्फ खुशियां और आनंद बिखेरते हैं और साथ ही हमारे अंतर्मन की जो वेदना है वो भी प्रकट कर जाते हैं। तो बस इसी को प्रकट करने के लिए अगली कवियत्री हमारी है रचना श्रीवास्तव जी। मैं स्वागत करूंगी रचना जी का। वो मूलतः लखनऊ उत्तर प्रदेश की निवासी हैं और अभी अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में रहती हैं। वे रेडियो उद्घोषिका हैं और भारत और अमेरिका के कई समाचार पत्रों के लिए स्वतंत्र लेखन और पत्रकारिता करती आ रही हैं। आपने हिंदी कविता, अवधी कविता, हिंदी हाइकू और कहानियों के लेखन व प्रकाशन में भरपूर योगदान दिया है और आप देती आ रही हैं। तो हम सुनना चाहेंगे रचना श्रीवास्तव जी को। बहुत बहुत स्वागत है रचना जी आपका। अब मंच आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बोला और वही मैं हमेशा बोलती हूँ कि पता नहीं कितना इस काबिल हूँ, बट फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले इस विश्व रंग के कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हमारे सारे वॉलंटियर्स का, मुझे पता है इसमें बहुत सारे सेवक हैं, सेवा करने वाले, उन सबका आभार। अभिनव जी और अनूप जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आज आपने मुझे ये मौका दिया। तो ज्यादा कुछ और ना कहते हुए मैं आगे चलती हूँ, बोलना चाहूंगी। इन 4 पंक्तियों के बाद अपनी कविता शुरू करूंगी। हो कोई भी परिस्थिति उससे निकलना जानते हैं, हो कोई भी परिस्थिति उससे निकलना जानते हैं, हवाओं को अपने हक में मोड़ना जानते हैं। हम भारतीय हैं, भारतीयता पहचान हमारी है, हम भारतीय हैं, भारतीयता पहचान हमारी है। हम लड़ते हैं और लड़कर जीतना जानते हैं। क्या बात, वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद धन्यवाद। जो मैं हमेशा अपनी कविता में एक माँ की कविता जरूर पढ़ती हूँ, जब भी पढ़ती हूँ। बहुत ही मेरा सबका ही फेवरेट विषय, मेरा भी एक है। तो इसका शीर्षक है बतियाती है माँ। बतियाना मतलब बात करना, बतियाना एक उसको अगर हम आंचलिक भाषा में उसका प्रयोग हो गया तो बतियाती है माँ। रिश्तों की सिलवटों को खोल धूप दिखाती है, आंगन में सूखते हैं वो भीगती है माँ। पेड़ की फुनगी से उतार कर घर में बोती है भोर, पर मन के अंधेरे कोने में स्वयं बंद होती है माँ। उजाले की एक किरण सबके नाम करती है, उजाले की एक एक किरण सबके नाम करती है, और सांझ को आंचल के कोने में गठिया लेती है माँ। चौखट से हाथे तक बिखरी होती हैं सभी की इच्छाएं, चौखट से हाथे तक बिखरी होती हैं सभी की इच्छाएं। रात अकेले में खुद अपनी अभिलाषाओं की गठरी चुपके से खोलती है माँ। टीवी पर समाचार का शोर, तेज संगीत की चकाचौंध, इन सब से अलग रसोई में एक लोक गीत गुनगुनाती है माँ। गैरों के ताने बरसते हैं, वो भीगती नहीं, अपनों की अपेक्षा उसे बहा ले जाती है, लेकिन सभी से छुपाकर पोंछती है आंसू और उठकर फिर काम करने लगती है माँ। झुर्रियों में अपना यौवन तलाशने को खोलती है दहेज का बक्सा, झुर्रियों में अपना यौवन तलाशने को खोलती है दहेज का बक्सा। सहलाती है शादी का जोड़ा और माँ की दी चीजों से बतियाने लगती है माँ, माँ की दी चीजों से बतियाने लगती है माँ। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। धन्यवाद धन्यवाद। तो अभी भी जो हमारी समस्याएं ये अभी कोविड की वजह से चल रही है, तो उसमें हम बहुत सी सीमाएं लगाते हैं, कहते हैं ये मत करो, घर से मत निकलो, लेकिन किसी की मजबूरी हो तो वो क्या करे। तो उस पे एक छोटी सी कविता ये है। कहते हैं कि थामे रहो उम्मीद का दामन, लगी हो पेट में आग तो दामन छूट ही जाते हैं, लगी हो पेट में आग तो दामन छूट ही जाते हैं। चलो चलते रहो मिलेगी मंजिल एक दिन सुना है बहुत, चलते रहो मिलेगी मंजिल एक दिन सुना है बहुत, पर जब रास्ता हो लंबा तो हौसले टूट ही जाते हैं। कहीं उनकी करते रहो उम्र भर तो सही है, कहीं उनकी करते रहो उम्र भर तो सही है, फसाना जो खुद का सुनाओ तो अपने ही रूठ जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। रिश्तों को भरोसे की आग में तपाना है जरूरी, रिश्तों को भरोसे की आग में तपाना है जरूरी, जानते हैं सभी कि कच्चे घड़े हमेशा टूट ही जाते हैं,
कच्चे घड़े हमेशा टूट ही जाते हैं। दर्द अपना दरिया की तरह बह जाने दो दोस्तों, दर्द अपना दरिया की तरह बह जाने दो दोस्तों, हो शांत तो क्या ज्वालामुखी फूट ही जाते हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। धर्म के ठेकेदारों की न सुनो, धर्म के ठेकेदारों की न सुनो, बुर्खा हो या घूंघट लुटेरे लूट ही जाते हैं, बुर्खा हो या घूंघट लुटेरे लूट ही जाते हैं। बहुत सुंदर। सच का ढिंढोरा पीटने वाले जानते तुम भी हो, सच का ढिंढोरा पीटने वाले जानते तुम भी हो, कि जीतने को मुकदमे बोले झूठ ही जाते हैं। क्या बात। वाह, बहुत अच्छा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और एक ये कविता है उम्र की सांझ में। जीवन के हर पड़ाव से गुजरते हुए जब एक जोड़ा अपनी उम्र की सांझ में आता है तो उसके मन में क्या भाव होते होंगे, वो कुछ ऐसा लिखने की कोशिश की है मैंने। सुनो सुनो तुम्हारे पिंजर हुए हाथों की चटकी नसों में मेरी भावनाएं आज भी दौड़ती हैं। सुनो तुम्हारे पिंजर हुए हाथों की चटकती नसों में मेरी भावनाएं आज भी दौड़ती हैं। तुम्हारे चेहरे की झुर्रियां मेरे अनुभवों का ठिकाना है, तुम्हारे चेहरे की झुर्रियां मेरे अनुभवों का ठिकाना है। आंखों के स्याह घेरे में मेरी गलतियों ने पनाह ली है, तुम्हारे आंखों के इन स्याह घेरों में मेरी गलतियों ने पनाह ली है। आटे में न जाने कितनी बार गूंथी है तुमने बेबसियां, पर चूड़ी की खनक में आने न दी उदासी कभी। उम्र की इस सांझ में, उम्र की इस सांझ में तुम ही एक उजाला हो, उम्र की इस सांझ में तुम ही एक उजाला हो। सुनो 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 मुझे मुझसे पहले छोड़ के न जाना, सुनो मुझे मुझसे पहले छोड़ के न जाना। वाह, धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत प्यारा। सुंदर रचना जी, भाइयों को बिल्कुल धन्यवाद। पसंद आई आपकी कविता, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर। और थैंक यू रचना नीले जी, जी। आपका नाम रचना है तो पता ही था कि आपकी रचनाएं बिल्कुल दिल तक जाएंगी, चाहे वो भारतीयता की बात हो, चाहे पृथ्वी की और माँ की। मैं तो सोचती रह गई कि अभिलाषाओं की गठरी रात को खोलती है, दहेज के चीजों में माँ की बातें माँ से करती है। मैं तो अभिभूत हूँ और मुझे लगता है कि संचालक होना कवि सम्मेलन का सबसे कठिन काम है, क्योंकि मुझे बस खो जाना और डूब जाना ही अच्छा लगता है। इस तरह कर्तव्य निभाना नहीं, ऐसा लगता है बस सुनते रहो, कुछ बोलो नहीं। लेकिन अब छोटे भाई ने दायित्व सौंपा है तो निभाना ही पड़ेगा। तो इसी कड़ी में हमारे अगले कवि हम बुलाते हैं राहुल उपाध्याय जी को। आदरणीय राहुल जी शिवगढ़ मध्य प्रदेश में जन्मे और पिछले 3 दशकों से अमेरिका के विभिन्न शहरों में रहते हुए सिएटल में माइक्रोसॉफ्ट में कार्यरत हैं और प्रवासी भारतीयों के द्वंद्व और दुविधाओं को उजागर करते रहे हैं। वो कविताएं लिखते हैं, हिंदी में ब्लॉग लिखते हैं, कबीर साहित्य तथा अभिनय में इनकी रुचि है। और जहां तक अभिनय की बात है तो ये अंग्रेजी नाटकों में अभिनय कर चुके हैं, लेकिन ये हिंदी के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं और हम इनसे सुनेंगे इनकी रचनाएं। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। नमस्ते, धन्यवाद। पहली कविता है मौसम। पतझड़ के पत्ते जो जमीन पे गिरे हैं चमकते दमकते सुनहरे हैं। पत्ते जो पेड़ पर अब भी लगे हैं वो मेरे दोस्त सुन हरे हैं। मौसम से सीखो इसमें राज बड़ा है, मौसम से सीखो इसमें राज बड़ा है। जो जड़ से जुड़ा है अब भी खड़ा है, रंग जिसने बदला कूड़े में पड़ा है। क्या बात, गजब। रंग जिसने बदला वो कूड़े में पड़ा है। घमंड से फूला घना कोहरा सोचता है देगा सूरज को हरा। घमंड से फूला घना कोहरा सोचता है देगा सूरज को हरा। हो जाता है बस मिट जाता है खुद, सूरज की गर्मी से हार जाता है युद्ध। मौसम से सीखो इसमें राज बड़ा है, मौसम से सीखो इसमें राज बड़ा है। घमंड से भरा जिसका घड़ा है, कुदरत ने उसे तमाचा जड़ा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एहसास। एहसास होता है जिसका हरदम हर वक्त जिसका साया है, क्यों ना अब तक मुझे वो कहीं मिल पाया है। वेद पुराण बुद्ध और ईसा सबने यही बताया है, जिसे मैं छू पाता नहीं उसे मैंने ही कहीं छुपाया है। वेद पुराण बुद्ध और ईसा सबने यही बताया है, जिसे मैं छू पाता नहीं उसे मैंने ही कहीं छुपाया है। न जाने किस भूल को हम भूल बैठे हैं, हजारों पैगंबरों के बाद भी याद नहीं कुछ आया है। गोया याद नहीं है कुछ भी, पर उसकी याद ने बहुत सताया है।
क्या बात, यही मुझे गिला है उससे, क्यों ना दीवाना मुझे बनाया है। जब वाह तक ये होश है बाकी, जब तक मेरा सरमाया है, तब तक चलेगा ये सफर, जीते जी कौन इसे तय कर पाया है। वाह वाह, वाह क्या बात, वाह, बहुत सुंदर। तीसरी बहुत सुंदर कविता है, रचना। तीसरी कविता का शीर्षक है प्रतिभा पलायन। पिछड़ा हुआ कह के देश को पीछे छोड़ दिया, सोने चांदी के लोभ में पराये से नाता जोड़ लिया। एक ने कहा यह बहुत बुरा हुआ, इनके नागरिकता त्यागने से देश हमारा अपमानित हुआ। दूसरे ने कहा कि ये बहुत अच्छा हुआ, इनके नागरिकता त्यागने से देश हमारा नाग रिक्त हुआ। क्या बात, क्या बात। और चौथी कविता है करवा चौथ। भोली बहू से कहती है सास, तुझसे बंधी है बेटे की सांस। व्रत करो सुबह से शाम तक, पानी के बह न लो नाम तक। जो नहीं है इससे सहमत, कहती हैं और इसे सहमत। करवा चौथ का जो गुणगान करे, फिर इसकी महिमा तो बखान करे। कुछ हमारे सवालात हैं, उनका तो समाधान करें। डॉक्टर कहें, डाइटिशियन कहें, तरह तरह के सलाहकार कहें, स्वस्थ जीवन के लिए, तंदुरुस्त तन के लिए पानी पियो, पानी पियो, रोज 10 गिलास पानी पियो। ये कैसा अत्याचार है, पानी पीने से इनकार है। किया जो अगर जल ग्रहण, लग जाएगा पति को ग्रहण। पानी अगर जो पी लिया, पति को होगा पी लिया। गलती से अगर पानी पिया, खतरे से घिर जाएगा पिया। गले के नीचे उतर गया जो जल, पति का कारोबार जाएगा जल। ये वक्त नया, जमाना नया, वो जमाना गुजर गया जब हम तुम अनजान थे और चांद सूरज भगवान थे। ये वर्त के चोंचले, ये रूनियों के घोंसले, एक दिन ढह जाएंगे, वक्त के साथ बह जाएंगे। सिंदूर मंगलसूत्र के साथ ये भी कहीं खो जाएंगे। आधी समस्या तब हल हुई जब पर्दा प्रथा खत्म हुई। अब प्रथाओं से पर्दा उठाएंगे, मिलकर हम आवाज उठाएंगे। करवा चौथ का जो गुणगान करे, कुछ इसकी महिमा तो बखान करे। कुछ हमारे सवालात हैं, उनका तो समाधान करे। वाह, बहुत बहुत अच्छे। बहुत बहुत सुंदर रचनाएं। बहुत सुंदर। राहुल जी, बहुत बहुत सुंदर। और सभी रचनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो आपने बात कही, वेदों ने और बुद्ध ने समझाया है कि अंतर में हम वही ढूंढ नहीं पाते। कहते हैं ना कि दर दर भटकूं, मूरत को निहारूं, मेरे अंतर बस रहा, उसको ढूंढत फिरूं। तो बस हम उसी उपापोह में, खोज में लगे हुए हैं। पर कवि का ही कर्तव्य है कि वो लोगों को जगाए। और इसी कड़ी में मैं अगली मेहमान हमारी बुलाना चाहूंगी, विनीता तिवारी जी को। राजस्थान में जन्मी विनीता तिवारी जी लेखन के अलावा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, नृत्य एवं चित्रकला में अभिरुचि रखती हैं। हिंदी भाषा एवं भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार से जुड़ी कई संस्थाओं में वो अपना सक्रिय योगदान देती रही हैं और अमेरिका के एंशिएंट रिदम्स नामक नृत्य कंपनी के तहत विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों पर भारतीय प्रांतीय नृत्यों का प्रदर्शन कर चुकी हैं। गजलें स्वरबद्ध कर प्रस्तुत करती हैं और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं हमेशा से प्रकाशित होती आई हैं। स्थानीय कवि सम्मेलनों, मुशायरों में उनकी शिरकत है और वो शिक्षण में कार्यरत हैं। अमेरिका के वर्जीनिया राज्य में निवास करती हैं विनीता तिवारी जी और हम उनका स्वागत करते हैं हमारे मंच पर। स्वागत है विनीता जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस विश्व रंग के अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव में अपने आप को शामिल होते हुए देखकर बहुत खुशी हो रही है। और ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि मुझे गाने का शौक है और मैंने क्लासिकल म्यूजिक सीखा है, शास्त्रीय संगीत, तो मैं अपना एक गीत और एक गजल यहाँ पे तरन्नुम में सुनाना चाहूंगी। क्या बात है। तो मेरी पहला गीत जो है, उसका जो मैंने अभी हाल ही में हमारा लिखा है, उसका शीर्षक है भूल गए। कहाँ से चले कहाँ आ गए, कहाँ से चले कहाँ आ गए, और कहाँ जाना, कहाँ से चले कहाँ आ गए, और कहाँ जाना, भूल गए झरनों की कलकल, चिड़ियों का गाना, भूल गए जीवन का मकसद, जोड़ तोड़ की रट में,
भूल गए ईश्वर अल्लाह सब बसता है घट घट में। प्रेम प्रीत की राह चलूं कह लाऊं दीवाना, कहाँ से चले कहाँ आ गए और कहाँ जाना। भूल गए तेरे दामन से बंधी हुई है डोर, भूल गए तुमसे अंधियारा और तुमसे ही भोर। तुमसे हंसती खिलती दुनिया, तुमसे हंसती खिलती दुनिया, तुमसे वीराना। क्या बात। तुमसे हंसती खिलती दुनिया, तुमसे वीराना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कहाँ से चले कहाँ आ गए और कहाँ जाना। भूल गए खामोशी की धुन, प्रेम प्यार की बोली, भूल गए गीता की महिमा, बरसाने की होली। भूल गए खामोशी की धुन, प्रेम प्यार की बोली, भूल गए गीता की महिमा, बरसाने की होली। भूले धरती की खुशबू, सागर का लहराना। कहाँ से चले कहाँ आ गए और कहाँ जाना। अब मैं अपनी एक गजल सुनाना चाहूंगी, वो भी तरन्नुमई। क्या बात, स्वागत है। बहुत ही सुंदर, बहुत प्रवाह उन्मुक्ता। आहा, बहुत बहुत धन्यवाद। मक्खन जैसी आवाज है। जिंदगी की तलाश जारी है, जिंदगी की तलाश जारी है। जाने कैसी लगी बीमारी है। वाह। जिंदगी की तलाश जारी है, जाने कैसी लगी बीमारी है। ये इस गजल का मतलब है। अगला शेर है। घिस गई एड़ियां पड़े छाले, घिस गई एड़ियां पड़े छाले, फिर भी चलने की जिद हमारी। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या क्या खूबसूरत, बहुत सुंदर। घिस गई एड़ियां पड़े छाले, फिर भी चलने की जिद हमारी है। अगला शेर है। काम आया नहीं कोई पैबंद, काम आया नहीं कोई पैबंद, उधड़ी उधड़ी सी रिश्तेदारी। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात, क्या शेर और क्या आपकी प्रस्तुति, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। काम आया नहीं कोई पैबंद, उधड़ी उधड़ी सी रिश्तेदारी है। अगला शेर है। कुछ तो उनकी दुआ में दम कम है, कुछ तो उनकी दुआ में दम कम है, कुछ मेरा जुर्म खूब भारी है। जाने कैसी लगी बीमारी है, जिंदगी की तलाश जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब नेता, बहुत खूब, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, मजा आ गया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है। बहुत मधुर आवाज। नीता जी, मैं हमेशा सोचती हूँ कि
भगवान किसी को शब्द देते हैं, किसी को आवाज, किसी को सुर, पर आपके इसमें है ना दाता और भिखारी की बात, तो दाता ने आप पर ऐसी कृपा की है कि सब कुछ आपको दिया है। इतनी अच्छी आवाज में, इतने अच्छे सुरों में, इतने अच्छे शब्द आपने सुनाए, और वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलते चलते पैरों में छाले हो गए, एड़ियां घिस गई और तलाश जारी है, चलने की, फिर भी चलने की जिद हमारी है। जारी है, बिल्कुल। तो चलिए हम ये सिलसिला भी जारी रखते हैं और हमारे कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाते हैं। बस बात ये हो रही है कि ऐसा लगता है हर कवि के साथ, मुझे लगता है यहीं रुक जाएं, यहीं ठहर जाएं और सुनते जाएं, पर खुशी की बात है कि हर कवि ऐसे ही हैं। तो इसलिए चलिए आगे चलते हैं और हम बुलाते हैं मनीष कुमार गुप्त जी को। मध्य प्रदेश भारत में जन्मे मनीष जी की हिंदी साहित्य में, विशेषकर कविताओं में विशेष रुचि है। स्कूल और कॉलेज की पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं और सिएटल इलाके में होने वाले कवि सम्मेलनों और गोष्ठियों में इनकी सक्रिय भागीदारी रही है। विश्व रंग 2019 में भी इन्होंने काफी सहयोग दिया और इसके लिए ये प्रवासी सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट में कंप्यूटर अभियंता के तौर पर कार्यरत हैं और वॉशिंगटन में निवास करते हैं और आज हमको सुनाने वाले हैं बहुत सुंदर अपनी रचनाएं। तो चलिए हम स्वागत करते हैं मनीष कुमार गुप्त जी का। आइए मनीष जी। बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, सभी लोगों ने बहुत अच्छा सुनाया। ऐसा लग रहा है जैसे एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है। वैसे भी आजकल हम लोग एक ऐतिहासिक समय में जी रहे हैं और हम साहित्यकारों और कलाकारों से हमेशा उम्मीद की जाती है कि हम अपने समय का दस्तावेजीकरण करें, कुछ कहें, कुछ बोलें। मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन मैं अक्सर कई बार चुप रह जाता हूँ। तो मेरी जो रचना है वो बताती है कि मैं क्यों और किस कारणों से कभी-कभी चुप रह जाता हूँ। शीर्षक है इसीलिए चुप हूँ। यकीन नहीं है शायद खुद पर, इसीलिए चुप हूँ। यकीन नहीं है शायद खुद पर, इसीलिए चुप हूँ। बोलना चाहता हूँ बेहतर, इसलिए चुप हूँ। और दिक्कतें, मसले, परेशानियां यूं तो आम है बेहद। दिक्कतें, मसले, परेशानियां यूं तो आम है बेहद। पहुंची नहीं अब तक मेरे घर, इसीलिए चुप हूँ। क्या बात, बहुत खूब, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद। और बिकती हैं आवाजें, आवाजों का बाजार गर्म है। बिकती हैं आवाजें, आवाजों का बाजार गर्म है। कानों तक पहुंचती नहीं पर, इसीलिए चुप। वाह वाह, सुंदर, बहुत सुंदर। और बातें मोहब्बत की करना तो सीखे अब तलक नहीं। बातें मोहब्बत की करना तो सीखे अब तलक नहीं। बेसाख्ता पर उगलू न जहर, इसीलिए चुप। और आगे है कि मेरे कहे क्या होगा, मंजूर खुदा वही होगा। मेरे कहे क्या होगा, मंजूर खुदा वही होगा। बातों का कब हुआ है असर, इसीलिए चुप। और आखिरी शेर है कि खून तो उबलता है जब जब जुल्म की लाठी चलती है। खून तो उबलता है जब जब जुल्म की लाठी चलती है। लगता है लेकिन फिर भी डर, इसीलिए चुप। बहुत सुंदर। धन्यवाद। तो अगली जो बात कहना चाहता हूँ वो इस बारे में है कि हम लोग आजकल एक डेटा विस्फोट के युग में जी रहे हैं। हर जगह सूचना इतनी सारी है और मैं तो कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, माइक्रोसॉफ्ट में काम करता हूँ। हमारी तो ट्रेनिंग होती है कि आप डेटा से अपने सारे डिसीजन मेकिंग करें, डेटा ओरिएंटेड अप्रोच रखें। तो इस सब में और ये एक अच्छी बात है। मैं एज कंप्यूटर इंजीनियर होने के नाते मुझे लगता है कि हमारा समाज जो है एक वैज्ञानिक तरीके की तरफ बढ़ रहा है, अच्छी बात है। लेकिन कवि होने के कारण से मुझे लगता है कि कभी-कभी कुछ बातें छूट जाती हैं तथ्यों के बारे में ज़्यादा विचार करने से। अभी विनीता जी ने एक बात कही थी कि भूल गए खामोशी की धुन। जी। उसी बारे में तो जैसे कि कभी मेरी बेटी मुझसे कहे कि पापा जल्दी घर आना, तो मैं उसको डेटा शीट तो नहीं दिखाऊंगा कि देखो आमतौर पर बाप इतने बजे घर आते हैं और मैं देखो जल्दी आता हूँ। क्योंकि वो नहीं कहना चाह रही, वो कुछ और कहना चाह रही है। तो उसी को समर्पित मेरी कविता है, मैं तथ्यों में खो जाता हूँ। भावनाओं को भरमा कर, अनकही को अनदेखा कर, बीज बैर के बो जाता हूँ।
मैं तथ्यों में खो जाता। हर बात की खाल उधेड़ना, नुकसानों का अर्थ समझना, फायदों को फाड़ बिखेरना। हर बात की खाल उधेड़ना, नुकसानों का अर्थ समझना, फायदों को फाड़ बिखेरना, बस इस सब में ही उलझकर गलत धागे पिरो जाता। मैं तथ्यों में खो जाता। वाह। और विश्लेषण या आलोचना, प्रत्येक कदम को मापना, हर बारीकी को तोलना। विश्लेषण या आलोचना, प्रत्येक कदम को मापना, हर बारीकी को तोलना, सतही बातों को घिस घिस कर गहरे अर्थ धो जाता। मैं तथ्यों में खो जाता। और आखिरी लाइनें हैं कि क्या सही है और क्या है गलत, इसमें फंसना बुरी है लत। कभी फैसला छोड़ भी दो, ठीक नहीं हर वक्त अदालत। समूचे रण जागता रहता और गीता ज्ञान वक्त सो जाता हूँ। मैं तथ्यों में खो जाता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिंदाबाद। जिंदाबाद। बहुत सुंदर। और एक और छोटी सी रचना सुनाता हूँ, थोड़ी सी रोमानी किस्म की। तुमसे मिलकर जब भी आता हूँ, तुमसे मिलकर जब भी आता हूँ, पूरा लौट नहीं पाता। हर बार कुछ ना कुछ छूट जाता है, जुड़ता है कुछ तो कुछ टूट जाता है। जल्दबाजी में समेटता हूँ सारे पल, फिर भी कमाई का एक हिस्सा कोई लूट जाता है। अनजाने ही यूं अपनी दौलत लौटाता हूँ, तुमसे मिलकर जब भी आता हूँ, पूरा लौट नहीं पाता। और यादों की अलमारी में जगह बनाना जारी है, यादों की अलमारी में जगह बनाना जारी है, न जाने अब किस बिसरे किस्से की बारी है। बड़ा मोल भाव होता है इस लेन देन में, मन भी कितना कंजूस व्यापारी है। फिर भी सौदे में हमेशा घाटा खाता हूँ, तुमसे मिलकर जब भी आता हूँ, पूरा लौट नहीं पाता। और नई आवाजें जब कानों पर बजती हैं, कुछ आहटें चुपचाप बाहर सरकती हैं। नई आवाजें जब कानों पर बजती हैं, कुछ आहटें चुपचाप बाहर सरकती हैं। नई झलकों को आंखों में टांगने को दीवारें भी तो खाली करनी पड़ती हैं। वाह, बहुत सुंदर। नई झलकों को आंखों में टांगने को दीवारें भी तो खाली करनी पड़ती हैं। कितना सामान पीछे छोड़ आता हूँ, तुमसे मिलकर जब भी आता हूँ, पूरा लौट नहीं पाता। और आखिरी बंद है कि लेकिन तुमने भी तो है दिया गवाया, वही सब कुछ जो मैं ले आया। बहुत सुंदर। लेकिन तुमने भी तो है गवाया, वही सब कुछ जो मैं लेकर आया। तुम सहेज लेना मेरा सब कुछ और मैं संभालूंगा तुम्हारा बकाया। बस इसी तरह प्रेम पूंजी बचाता हूँ, तुमसे मिलकर जब भी आता हूँ, पूरा लौट नहीं पाता। क्या बात है, सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया मनीष जी। और मुझे खुशी है मनीष जी कि आपने कहा इसलिए मैं चुप हूँ, लेकिन आप चुप नहीं हुए और आपने इतनी सुंदर रचनाएं हमको सुनाई और यादों की अलमारी में जगह बनाना जारी है। सचमुच हम सब वही करते हैं और वही करते आ रहे हैं और बहुत बहुत अच्छे लगे आपके शब्द, आपकी रचनाएं और सही में अब क्या विश्लेषण और क्या तथ्य, बस प्यार में, शब्दों में और इसी आनंद में खो जाना है। और इसी कड़ी में मैं आगे बुलाना चाहूंगी हमारी अगली मेहमान रजनी भार्गव जी को। और रजनी जी को मैं बहुत जानती हूँ, बहुत मानती हूँ और फिर भी देखिए ऐसी बात हुई कि मैंने अनूप जी से कहा मुझे रजनी जी का परिचय दीजिए। और जब मुझे उन्होंने रजनी जी का परिचय भेजा तो मैंने कहा अरे आत्मा तो मेरे पास है तो मैं रजनी जी का परिचय ये तो जरूर सुनाऊंगी कि वो न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में हिंदी की प्रोफेसर है और बचपन और उनकी शिक्षा दीक्षा दिल्ली में हुई है। उन्होंने मिरांडा हाउस से स्नातक और दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। कविताओं में उनकी रुचि बचपन से रही है और ब्लॉगिंग के आरंभिक दिनों में रजनीगंधा के नाम से वो ब्लॉग भी लिखा करती थी और अनुभूति पत्रिका में और कई संकलनों में उनकी कविताएं प्रकाशित हुई हैं। पर रजनी जी के लिए मैं हमेशा कहती हूँ तसल्ली पर्सोनिफाई। मैं अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, माफी चाहूंगी, लेकिन न्यूयॉर्क में पहली बार मैं उनसे मिली तब से मेरे लिए वो परिभाषा है गहराई की, शांत व्यक्तिमत्व की और ऐसा जो लिखती हैं तो तसल्ली के साथ, जो
बातें करती हैं तो उतने ही सुकून के साथ, और ये मैं कह नहीं रही, आप खुद जानते हैं। और बस वही तसल्ली, वही सुकून उनकी कविताओं में चलिए हम ढूंढते हैं और स्वागत करते हैं रजनी भार्गव जी का। रजनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते प्रांजलि, इतना सब कुछ कह दिया और इसके आगे और मैं कुछ नहीं कहूँगी। मैं सीधे एक कविता पर आती हूँ। और यहाँ पर अभिनव का आग्रह था कि मैं नाना जी की टोपी जरूर सुनाऊं, तो मैं इसी से शुरू करती हूँ। और मैं इसके लिए सिर्फ एक ये बात कहना चाहती थी कि ये जो हमारे नाना जी थे तो उनको पुरानी चीज़ें बहुत पसंद, कई चीज़ें हैं जो अभी भी हमारे नाना जी हैं, दादाजी हैं, फेंक नहीं पाते हैं इतनी आसानी से। तो उनकी ये प्रिय टोपी रहती थी और जब भी घर पर आते थे तो मुझे कहते थे कि रजनी ये टोपी सी दो। तो जब सी देती थी तो उसके बाद जो मुझे तारीफ के पुल वो बांधते थे उसके लिए, तो उसी के ऊपर ये कविता है। तो इस कविता का शीर्षक है नाना जी की टोपी। मैं नाना जी की टोपी चांद की किरण से सीती थी, अंदर से टोपी उधड़ गई थी, उम्र में बड़ी हो गई थी, थकी हारी कुछ बेजान सी लगती थी। जब तागे निकल जाते थे तो झूमर से लहराते थे, बड़े छोटे बेतरतीब से माथे पर नजर आते थे। टोपी देखो तो अब भी पुख्ता थी, ऐसे लगता था जैसे कोई मनौती हो। दुआ सी असर करती थी, नाना जी को ठंड से बचाए रखती थी। सुना है चांद की किरण तिलस्मी होती है, अंबर की परी नाना जी की सहेली होती थी। टोपी जब ठीक हो जाती थी, ढेरों आशीषों की बरसात होती थी। नाना जी के पास चांद की किरण होती थी, मेरे पास आशीषों की बरसात। बहुत खूब रजनी जी, बहुत खूब, बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी रचना। मुझे भी अपने नाना जी की टोपी याद आ गई रजनी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद ये छोटी छोटी कुछ कविताएं हैं। इस कविता का शीर्षक है चांदनी और नमी। चलो आज फिर रात के साए तले टिप टिप करती बूंदों को पिरोलें। तुम उनको खिड़की में रखना, मैं उनको चांदनी का जामा पहनाऊंगी। चांदनी का लिबास पहनकर बूंदे जब नीचे उतरेंगी तो रास्ते में खो ना जाएं, आसमान की डिबिया में रख देना। हम खोलेंगे उसे अमावस के दिन, तब चांदनी होगी और नमी भी। तो ये छोटी सी एक और कविता है, इसका शीर्षक है एक पुरानी कविता। कविता कुछ पुरानी है, सिरहाने रखी किताब के पन्नों से हर दिन झांकती है। उम्र के साथ धूमिल होती अस्पष्ट लकीरें, गुलदावरी के समान अभी भी महकती हैं। सूखी पत्तियों की नाजुक पंखुड़ी में बैठी जिंदगी, धीमी होती नब्ज को आ टटोलती है। एक पुरानी कविता और एक और छोटी सी है ये ताना बाना। तानो बानो का ये जोड़ यूं ही उलझता जाता है, एक सुलझाओ तो दूसरा पैबंद नजर आता है। तुम बुलाओ तो आसमान साफ नजर आता है, चहचहाती चिड़िया और आंगन की बयार में मीठे नीम की सांसें तुम्हारी आहटों को टोहती हैं। नरम मिट्टी से जो अंकुर फूटता है वह सदियों को गिरह में लिए पगडंडी पर राजा के किले के आगे द्वारपाल सा रहता है। तुम आओ तो बंद किवाड़ खुल जाते हैं, हवाओं में मीठे नीम की सांसों के कुछ अनुबंध खुल जाते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब रजनी, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर भाव, बहुत ही सुंदर, छोटी बहुत छोटी, सुंदर, बहुत गहरी। बढ़िया रजनी जी, जैसी रजनी वैसी सुंदर कविता। रजनीगंधा की खुशबू फैल गई रजनी जी आपकी कविताओं में।
और नाना जी की टोपी याद आ गई, घर का आंगन याद आ गया। और मुझे भी याद है कि मेरे बचपन में घर में नीम का पेड़ हुआ करता था और मैंने उस पर लिखा भी था कि कैसे अब तक मुझे हर पेड़ में मेरे नीम की सांस सुनाई देती है। तो बस आपने बस बचपन हमारा वापस ला दिया। और शायद हम वही हैं करते कवि कि दुनिया चलती रहे, हम काम करते हैं कि थोड़ा कहीं पर पैबंद लगा सकें। और हम रिश्तों की बात कर रहे हैं, उधरने की बात कर रहे हैं, तो कवियों का काम ही है पैबंद लगाना। तो चलिए अगले कवि हम बुलाते हैं मनीष श्रीवास्तव जी को। मनीष श्रीवास्तव जी का परिचय मुझे हमेशा लगता है कि इनका औपचारिक परिचय मैं कैसे दूं। मैं तो इनको इतने अच्छे से जानती हूँ कि ऐसा लगता है ऐसे कह दो उनके बारे में, पर नहीं, कर्तव्य जो है ना वो भावना से श्रेष्ठ होता है। तो मैं उनको आपके बारे में जरूर बताना चाहूंगी कि वो कानपुर में जन्मे, लखनऊ निवासी, पिछले 22 वर्षों से अमेरिका में रह रहे हैं और हिंदी भाषा के प्रचार एवं प्रसार के लिए कार्यरत हैं। वर्तमान में वो हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए विश्व हिंदी ज्योति के उपाध्यक्ष हैं। अनेक गोष्ठियों, कवि सम्मेलनों तथा अन्य कार्यक्रमों में भी अपनी कविता का पाठ कर चुके हैं। सामाजिक विषयों पर मनीष की कविताओं को काफी सराहना मिली है। मनीष की कविताएं देश विदेश की अनेक पत्रिकाओं में छप चुकी हैं। मनीष की कलम से, इस नाम से उनकी कविताओं का एक ब्लॉग भी है। और इन्होंने तो मुझे नहीं बताया अपने परिचय में, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि ये बहुत अच्छे दोहे लिखते हैं और बहुत अच्छे हाइकू लिखते हैं। तो मनीष जी की बात आए तो दोहों की बात होती है, हाइकू की बात होती है और हमारे सारे कार्यक्रमों में तकनीकी मदद की बात होती है। लेकिन इतने सारे कार्यभार संभालते हुए भी उनका कवि हृदय हमेशा जागृत रहता है। तो अगले कवि हमारे मनीष जी, हम स्वागत करते हैं मनीष जी का। धन्यवाद प्रांजलि जी, और धन्यवाद अभिनव और अनूप जी मुझे इस विश्व रंग के अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव का हिस्सा बनाने के लिए। तो समय का ध्यान रखते हुए मैं शुरू करता हूँ 4 लाइनों से कि सोचते थे बड़े होकर जिंदगी मजेदार होगी, सोचते थे बड़े होकर जिंदगी मजेदार होगी, जेब में पैसे और ख्वाहिशों में रफ्तार होगी, करेंगे सब कुछ बिना किन्हीं बंदिशों के, जिएंगे हरदम बिना किन्हीं रंजिशों के, पता न था दरअसल में जिंदगी खाकसार होगी। तो हम सभी बचपन में यही सोच के चलते हैं कि जिंदगी में बहुत कुछ करेंगे, लेकिन फिर ज़्यादातर लोगों की जिंदगी साधारण ही होती है, तो जिसमें कोई खराबी नहीं है। तो चलिए मैं हिंदी के बारे में, आपने लिखा थोड़ा हिंदी से प्रेम है, तो हिंदी के बारे में और दोहे का है तो मैं 2 दोहे आपको हिंदी और मातृभाषा से संबंधित जो मैंने लिखे हैं वो सुनाता हूँ, फिर मैं तो कुछ कविताएं सुनाऊंगा आपको। कि निज भाषा के ज्ञान से बढ़ता अपना मान, निज भाषा के ज्ञान से बढ़ता अपना मान, अपनी भाषा भूल कर ना खोना सम्मान। ये अमेरिका में आके हमको पता चलता है कि अपनी संस्कृति और भाषा की अगर आप इज्जत नहीं करते तो दुनिया में आपकी कोई और इज्जत नहीं करता। दूसरा है कि हिंदी को तो जानिए अक्षय और अशेष, चाहे हिंदी को सदा दर्जा मिले विशेष। धन्यवाद। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं आपको 2 कविताएं सुनाना चाहता हूँ आज, और फिर कुछ और थोड़े हास्यमय दोहे सुनाऊंगा। तो पहली कविता जो है वो उसके बारे में, वो बस मेरे मन के भाव हैं, तो कोई भूमिका बनाने की जरूरत नहीं, मैं सीधे उसको कविता या गीत की तरह शुरू करता हूँ। कि दर्द भरे हैं दामन में जो उनको आज भुला देना, दर्द भरे हैं दामन में जो उनको आज भुला देना, अपने ही अंतःकरण के आनंद को अपना लेना। कहते हो धरती को माँ पर दर्द क्या उसका जाना है, कहते हो धरती को माँ पर दर्द क्या उसका जाना है, जख्मों पर उसके मरहम हो सके तो आज लगा देना। जिस तरवर की छाँव में तुमने बचपन अपना गुजारा था, जिस तरवर की छाँव में तुमने बचपन अपना गुजारा था, कल उसी वृक्ष को काट कर घर अपना कहीं न बना लेना। क्या बात है। भोले शंकर भी खुश होकर देंगे तुमको जो मांगोगे,
भोले शंकर भी खुश होकर देंगे तुमको जो मांगोगे। मंदिर की चौखट पर बैठे निर्धन को दूध पिला देना। अक्सर हम लोग दूध लेके जाते हैं और शंकर जी पे डालते हैं और फिर नाली में बह जाता है, तो उसकी जगह अगर वो निर्धन को पिला दे तो मुझे लगता है शंकर जी ज्यादा खुश होंगे। और इसका आखिरी बंद है कि पा जाओगे वो सब कुछ तुम जिसकी भी होगी चाह तुम्हें। पा जाओगे वो सब कुछ तुम जिसकी भी होगी चाह तुम्हें। बस अपने मन के मंदिर में तुम दंभ कभी ना आने देना। दर्द भरे हैं दामन में जो उनको आज भुला देना। अपने ही अंतःकरण के आनंद को अपना लेना। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कमाल कमाल। तो दूसरी कविता जो मेरी है वो उसका शीर्षक है चरित्र तेरा लाल है। और मेरा ऐसा मानना है कि राष्ट्रवाद और जातिवाद जो हैं वो, जैसे हम लोग कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, मेरे हिसाब से राष्ट्रवाद और जातिवाद भी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स हैं हमारे जीवन के लिए। तो उसके से संबंधित कुछ मैंने लिखा था कुछ वर्ष पहले, तो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि चरित्र तेरा लाल है रूह को मलाल है। चरित्र तेरा लाल है रूह को मलाल है। बहाया जो खून तूने नहीं वो गुलाल है। कभी नाम धर्म का, कभी नाम धर्म का, कभी नाम जाति का, कभी फर्क प्रदेश का। शांति प्रिय देश में हर तरफ बवाल है। चरित्र तेरा लाल है। अगर आप कुछ साल पहले का भारत में सोचेंगे तो एक समय था, ऐसी परिस्थितियां थी कि हर तरफ कुछ न कुछ चल रहा था और ज्यादातर राष्ट्रवाद और जातिवाद से संबंधित था। तो अगला बंद है इसका कि अगर राम सत्य हैं, अगर राम सत्य हैं, खुदा तेरे चित्त में है, तो खौफ क्यों तुझे है। मिटा सके इन्हें कोई, किसी की क्या मजाल है। चरित्र तेरा लाल है। मेरा ऐसा मानना है कि अक्सर जो टेररिज्म होता है वो भगवान के नाम पे होता है, बट मुझे नहीं लगता कि हमें अपने भगवान को बचाने की जरूरत है। हमारे भगवान सर्वशक्तिमान है। अगर हम अपने भगवान को सही से मानते हैं तो ये उसी से संबंधित था कि मिटा सके उन्हें कोई, किसी की क्या मजाल है। चरित्र तेरा लाल है। क्या बात। अगला बंद है। पशु नहीं इंसान तू, पशु नहीं इंसान तू, शिष्टता की पहचान तू। क्या कोई ठेकेदार तू, समस्त जीव जंतु में तेरी नहीं मिसाल है। चरित्र तेरा लाल है। अगर आपको ह्यूमन बर्थ मिली है, अगर आपको मानव जीवन मिला है, तो इससे बड़ा कोई यहाँ वो नहीं है। और फिर भी अगर आप इंसानों की तरह नहीं जीते, पशुओं की तरह जीते हैं, तो कुछ किया नहीं जा सकता। और आखिर में एक चेतावनी आखिरी बंद में कि समय यही प्रशस्त है, समय यही प्रशस्त है। सुधर जा तू समर्थ है, करता तू जीवन व्यर्थ है। सुधर न कर सका तो प्रारब्ध तेरा काल है। चरित्र तेरा लाल है। वाह वाह, प्रारब्ध तेरा काल है। वाह, धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हास्य की फुहार है, पर मैं फिर से आपसे वो दो पंक्तियां सुनना चाहूंगी, लाल और गुलाल। बहुत दिल तक गई हैं आप, मुझे बस वो दो पंक्तियां फिर से सुनाएंगे? जी। चरित्र तेरा लाल है रूह को मलाल है। बहाया जो खून तूने नहीं वो गुलाल है। बहुत सुंदर, बहुत नहीं वो गुलाल है। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल। और कवि का वही काम है कि बचपन के आंगन से, नानी नाना के घर से वो हमें यथार्थ पे भी ला सकते हैं। तो भारत में जो अभी चल रहा है, तो कई बार मन इतना क्षुब्ध हो जाता है और मुझे लगता है मैं क्या रेडियो कर रही हूँ, क्या कवि सम्मेलन कर रही हूँ। पर मनीष जी, आपकी कविताओं को सुनकर लगा कि नहीं, कवि भी सशक्त है और उसकी कलम भी एक जरिया है इस आंदोलन में हिस्सा लेने का। तो आपने जो यथार्थ बताया भारत का, अमेरिका का, हर जगह का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में हंसाया भी आपने, तो वो तो होना ही था जब मनीष जी महफिल में है। तो चलिए, ऐसे ही अगली हमारी जो यहाँ की, मैं तो उन्हें सेलिब्रिटी कहूंगी, हमारी अर्चना पंडा जी, जो हर कवि सम्मेलन की शान है। कभी वो कविता सुनाती हैं, कभी वो संचालन करती हैं, कभी वो दोनों करती हैं, लेकिन बस उनका एक ही काम है, चमकना। तो वो हिंदी भाषा में हो, हिंदी शब्दों के साथ हो, रेडियो पर हो, सुर संगीत में हो, पर बस उनको चमकना है और वो चमकती हैं। तो अभी हम उनको यहाँ बुलाएंगे मंच पर, और उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि वो है तो यहाँ बे एरिया की, पर वो सुविख्यात है भारत में, अमेरिका, हर जगह।
और न केवल वो कविता लिखती हैं, पर उनकी गहरी रुचि गायन, वादन, नृत्य, भाषा, साहित्य सभी में है। और इन्होंने कई प्रसिद्ध आयोजनों का संचालन किया है और टीवी पर, रेडियो पर सफल एंकरिंग की है इन्होंने। और सामाजिक संस्थाओं में वो हिंदी भी पढ़ाती आई हैं और हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान तो देती ही हैं, लेकिन हिंदी साहित्य में अपनी कविताओं से वो हमेशा से योगदान देती रही हैं। तो चलिए हम स्वागत करते हैं अर्चना का। अर्चना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वनकम आप सबको। कैसे हैं आप सब? सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगी एक पुष्प अर्पण अपने कर्म भूमि और जन्मभूमि के नाम। तो माथे पर हिंदी की बिंदी, माथे पर हिंदी की बिंदी, इंग्लिश का सम्मान भी है। रोम रोम में रामायण है, मगर बाइबल ज्ञान भी है। नए जमाने के हैं, पर संस्कारों का ध्यान भी है। अमेरिका से पहले मेरे दिल में हिंदुस्तान भी है। अमेरिका से पहले मेरे दिल में हिंदुस्तान भी है। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। तो सर्वप्रथम श्रृंगार की तरफ आपको मोड़ती हूँ। प्यार, मोहब्बत, जज्बात, एहसास यानी कि फीलिंग्स, इमोशंस। जब भी आपने इस जिंदगी में कहीं भी कभी भी इश्क, मोहब्बत, प्यार किया हो तो उस चेहरे को याद करें और मेरे इस गीत को सुनिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वाकई दिल में प्यार हो तो यूं लगता है जैसे चारों तरफ जल तरंग बज रहे हो। तो आइए सर, सबसे पहले आपको सुनाती हूँ ये गीत, जल तरंग। बजे जल तरंग सजे अंग अंग, छाया अनंग जैसे। बजे जल तरंग सजे अंग अंग, छाया अनंग जैसे। दिल का वो हाल तबले की ताल, बाजे मृदंग जैसे। दिल का वो हाल तबले की ताल, बाजे मृदंग जैसे। सुख के हिंडोले मनवा ये डोले, चिंताएं सारी भूले। तुझ पे निसार सब कुछ है यार, मुझे एक बार छू ले। सुख के हिंडोले मनवा ये डोले, चिंताएं सारी भूले। तुझ पे निसार सब कुछ है यार, मुझे एक बार छू ले। बीना के तार गूंजे सितार, मन है मलंग जैसे। बीना के तार गूंजे सितार, मन है मलंग जैसे। बजे जल तरंग सजे अंग अंग, बजे जल तरंग जैसे। बस तेरी प्रीत जाऊं मैं जीत, मेरे मन के मीत सुन ले। खुलने दे पंख, बजने दे शंख, आ प्रणय गीत चुन ले। बस तेरी प्रीत जाऊं मैं जीत, मेरे मन के मीत सुन ले। खुलने दे पंख, बजने दे शंख, आ प्रणय गीत चुन ले। सुर गीत साज लगते हैं आज चढ़ती तरंग जैसे। सुर गीत साज लगते हैं आज चढ़ती तरंग जैसे। बजे जल तरंग सजे अंग अंग, बाजे मृदंग जैसे। बाजे मृदंग जैसे, बाजे मृदंग जैसे। प्यार की बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी कविता। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं। और प्यार की जब बात चल ही रही है, क्षण सुनाना चाहूंगी आपको कि किस तरह से प्यार अनुभव करता है, किया जाता है। उसके लिए किसी का छूना, होना या पास आना जरूरी नहीं। प्यार तो बस एक एहसास है, एक फीलिंग है जो आपको अंदर से महसूस होती है। अखियों से मुझको छुआ किसी ने हौले से, तो घनाक्षरी का आनंद लीजिए। अखियों से मुझको छुआ किसी ने हौले से, तो किसी ने छुआ हमें हाथों से नहीं, दृष्टि से, बस देखा भर मात्र। अखियों से मुझको छुआ किसी ने हौले से, तो प्रेम की प्रथम अनुभूति बन गई मैं। मन की लगन मुझे ऐसी लगी पावन की, जैसे किसी देव की विभूति बन गई मैं। आरती का दीप बनी, घृत बनी, बाती बनी। जी हाँ, प्रेम की पराकाष्ठा यानी भक्ति, पूजा, वहां तक पहुंचना, ईश्वर तक पहुंचना प्रेम के जरिए। आरती का दीप बनी, घृत बनी, बाती बनी, धूप की सुगंध सी पुनीत बन गई मैं। रोम रोम होम बन, रोम रोम होम बन, पिया में समाई ऐसे। रोम रोम होम बन, पिया में समाई ऐसे। प्रेम के हवन की आहुति बन गई मैं। प्रेम के हवन की आहुति बन गई मैं। प्रेम के हवन की आहुति बन गई मैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत क्या बात है, क्या बात है अर्चना, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहुत अर्चना। खूब अर्चना जी, बहुत खूब।
धन्यवाद। तो छंद की बात जब चल ही रहे तो लिखा कैसे जाता है, पूछते हैं कैसे लिखा जाता है। मेरा मानना है कि मन, तन, परिवर्तन, जीवन, चिंतन, सृजन सब आपकी लेखन में आते हैं। तो अगर आपके मन में आंदोलन है तो आपकी आत्मा हुक्म मचाएगी, चिल्लाएगी, पुकारेगी। तो मन जब सागर के ज्वार पे सवार लिखे, लहराए गीत उन्माद बन जाए वो। मन जब रचना को प्रेम में भिगो के लिखे, हृदय के अक्षरों का नाद बन जाए वो। मन जब रचना को अर्चना समान लिखे, अधरों पे आते ही प्रसाद बन जाए वो। आत्मा का लिखा परमात्मा से जुड़े जब, आत्मा का लिखा परमात्मा से जुड़े जब, जीवन का पूर्ण अनुवाद बन जाए वो। जीवन का पूर्ण अनुवाद बन जाए वो। जीवन का पूर्ण अनुवाद। क्या बात है, बहुत सुंदर, क्या बात है। अर्चना बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रचना जब अर्चना से जुड़े, क्या बात है, रचना जब अर्चना से जुड़े। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। सुंदर। बहुत खूब अर्चना जी। हार कर खुद को तुमको जीत जाना चाहती हूँ। बस अर्चना जी, आपने जीत लिया हम सबको। और ये जूम की कई बार थोड़ी सीमाएं होती हैं, लेकिन अर्चना जी आप सामने हो तो लगता है बस मंच है और हम सब साथ में बैठे हुए हैं। इतनी जीवंत प्रस्तुति की आपने, आपकी आवाज, आपकी कविताएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और बस ऐसे ही आप गाती रहें, सुनाती रहें, और ऐसे ही हमारा ये काव्य सम्मेलन चलता रहे। तो इसी कड़ी में मैं आगे बुलाऊंगी। मैं सच कहूं तो मुझे इतना कुछ कहना है आप सबके बारे में और आपकी कविताओं के बारे में, पर समय की सीमा है, तो इसलिए कई बार ऐसा हो रहा है कि बस मैं आमंत्रित ही करती जा रही हूँ आपको, पर आप जानते नहीं कि मेरे मन में कितने विचार उठ रहे हैं। पर उसके लिए फिर कभी अगला काव्य सम्मेलन। तो अभी तो हम स्वागत करते हैं अशोक सिंह जी का। माननीय अशोक सिंह जी न्यूयॉर्क में रहते हैं और अपने यहाँ की एक बड़ी कंपनी में तकनीकी वास्तविक के साथ ही साथ वो स्वतंत्र लेखन का काम भी करते हैं। आप तरंग अमेरिका के संस्थापक हैं और पिछले 15 वर्षों से न्यूयॉर्क क्षेत्र की हिंदी संस्थाओं के साथ मिलकर भाषा और साहित्य का प्रचार और प्रसार करते आ रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में एक शेर अर्ज किया है। इस गजल कार्यशाला का आपने संस्थापन किया है, वो उसका संचालन कर रहे हैं। और कहते हैं ना कि नींबू मिले तो शरबत बनाना चाहिए, तो अशोक जी ने कोविड महामारी के चलते हुए अब तक इस बंद के दौरान 32 साप्ताहिक अंतरराष्ट्रीय वीडियो मुशायरों का आयोजन किया है और करते आ रहे हैं। तो सोचिए, विपत्ति आए ना तो बस उसका कुछ अच्छा सा ही करना चाहिए, समय का सदुपयोग। वही अशोक जी ने किया, तो हम धन्यवाद देते हैं अशोक जी को और उन्हें बुलाते हैं अपने काव्य पाठ के लिए। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बात तो मैं आपको बहुत बधाई दे रहा हूँ, और मेरे मन में कि काश समय थोड़ा और होता तो हम आपको बात करते हुए भी सुन पाते। बहुत धन्यवाद आपका, आज बस मेरा भाग्य का दिन है। इसके अलावा मैं विश्व रंग के सभी संयोजकों को बधाई देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा कार्यक्रम इतने कम समय में आयोजित करने के लिए, तो उसकी जितनी बधाई दी जाए कम है। समय की सीमा का निर्वाह करते हुए 4 शेर और एक गीत पढ़ना चाहूँगा और सीधे मुद्दे पर आता हूँ। और पहला शेर जिसका मतलब अर्ज करता हूँ कि सपने सुहाने दिखला वो आगे निकल गया, सपने सुहाने दिखला वो आगे निकल गया, ठहरा के वक्त एक घड़ी सब कुछ बदल गया। वाह। और मरता है कोई कब किसी की याद में यहाँ, मरता है कोई कब किसी की याद में यहाँ, अपना ही कोई दर्द कलेजे में ढल गया। क्या बात, वाह क्या बात जी। और आकर के बज़्म में फकत फेरी थी एक नजर, आकर के बज़्म में फकत फेरी थी एक नजर, सब कुछ वही था फिर भी ये मौसम बदल गया। और आखिरी शेर आपको पेश करता हूँ इसका कि कुछ तो जरूर बात थी उसकी अदाओं में, कुछ तो जरूर बात थी उसकी अदाओं में, जो भी करीब आया वो सांचे में ढल गया। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सांचे में ढल गया। और जल्दी से एक गीत नज्म आप इसको जो भी बोलें पढ़ने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी रूमानी है, मेरे साथ रहिए, आनंद आएगा। प्योर कविता है, आनंद उठाइए। रात बाकी है चंदा फलक में अभी,
इतनी जल्दी भी क्या थोड़ा रुक जाओ तुम। रात बाकी है चंदा फलक में अभी, इतनी जल्दी भी क्या थोड़ा रुक जाओ तुम। और चाहतों की है ये रात छोटी बहुत, अब तलक की मुलाकात छोटी बहुत। इतने जज्बात अरमा मचलते अभी, सब्र की इंतहा अब भी छोटी बहुत। दायरा ख्वाबों का थोड़ा बढ़ने तो दो, हद की बुनियाद कुछ और उखड़ने तो दो। मेरी किस्मत का लेखा भले कुछ कहे, भाग इस रात का कुछ निखरने तो दो। मेरी किस्मत का लेखा भले कुछ कहे, भाग इस रात का कुछ निखरने तो दो। चंद घड़ियां यहीं याद रह जाएंगी, इतनी जल्दी भी क्या थोड़ा रुक जाओ तुम। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, रुक जाओ तुम। क्या बात, बहुत सुंदर। दिल की बातें भी होठों से कब तक कहूं, आंखों की बातें दिल में कहां तक लिखूं। बस इशारों से अब तक किए हैं मिलन, इश्क के मख्फी किस्से कहां तक लिखूं। इब्तिदा से भी आगे बढ़ो तो जरा, इब्तिदा से भी आगे बढ़ो तो जरा। पसो पेश अब भी दिल क्या कहो तो जरा। रात यही तसव्वुर में थी जो सदा, रात यही तसव्वुर में थी जो सदा। जान से बढ़ जाने जाना बनो तो जरा। वाह वाह वाह, क्या बात, लौट आई न तो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात। कल को ये रात फिर लौट आई न तो, इतनी जल्दी भी क्या थोड़ा रुक जाओ तुम। रात बाकी है चंदा फलक में अभी, इतनी जल्दी भी क्या थोड़ा रुक जाओ तुम। बहुत खूब अशोक जी। गुरुवर घनश्याम जी को याद करते हुए आगे की कुछ पंक्तियां यह पढ़ता हूं कि देखो बाहर है रूमानियत का समा, देखो बाहर है रूमानियत का समा। गोद में चरख यानी आसमान, गोद में चरख की रात सारा जहां। मैं ढुलकती है चंदा से ज्यों चांदनी, आलम अब भी है मखमूर सारा यहाँ। दासितां कहकशां की अभी चल रही, ये फिजा अलकसी में अभी ढल रही। लहरे आगोश में लब की ख्वाब आलूदा। घनश्याम जी सुनिए कि लहरे आगोश में लब की ख्वाब आलूदा, भौरों को गुल की निकहत अभी छल रही। इतनी दिलकश न जाने फिजा होगी कब, इतनी दिलकश न जाने फिजा होगी कब। बहुत सुंदर, इतनी जल्दी थोड़ा रुक जाओ तुम। रात बाकी है चंदा फलक में अभी, इतनी जल्दी भी क्या थोड़ा रुक जाओ तुम। और इसकी एक आखिरी बंद आप सबके सामने पेश करता हूं। फर्क सच झूठ में रात करती नहीं, फर्ज की बात दिन जैसे गढ़ती नहीं। तुम हो तुम, मैं हूं मैं, सिर्फ मुमकिन अभी, जो ये गुजरी तो रात ऐसी होगी नहीं। आदमी, ध्यान चाहता हूं स्त्रियों को बात अच्छी लगेगी, नारी शक्ति को, कि फर्क सच झूठ में रात करती नहीं, फर्ज की बात दिन जैसे गढ़ती नहीं। और तुम हो तुम, मैं हूं मैं, सिर्फ मुमकिन अभी, जो ये गुजरी तो रात ऐसी होगी नहीं। आदमी खाम ही था शुरू से, आदमी खाम ही था शुरू से, मगर इश्क की छांव ने उसको पूरा किया। आज फिरदौस के लहजे आकर मिले, खुद से बेखुद मुकम्मल तो हो लूं जरा। बहुत सुंदर, सारे सुंदर, तब संभल जाऊंगा। बहुत खूब अशोक, क्या बात अशोक जी। सारे डूबेंगे तब तक संभल जाऊंगा, इतनी जल्दी भी क्या थोड़ा रुक जाओ तुम। रात बाकी है चंदा फलक में अभी, इतनी जल्दी भी क्या थोड़ा रुक जाओ, बहुत सुंदर, थोड़ा रुक जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बहुत खूब अशोक जी। उस प्रेम से आप कहेंगे तो रुक तो जाना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ध्यान से सुनने के लिए। अशोक जी नहीं कहूंगी इतनी जल्दी भी क्या थोड़ा रुक जाओ तुम। आपसे बस ऐसा लग रहा है और सुनते जाएं और सुनते जाएं। बहुत बहुत सुंदर। और मुझे भाषा का हमेशा लगता है, हिंदी उर्दू आप कुछ भी सुनाए, बस वो बौछार ऐसी होनी चाहिए कि मन भीग जाए। तो आज बिल्कुल ऐसे सराबोर हो रहे हैं हम, और
कैसे किन शब्दों में मैं धन्यवाद दूं आप सबका कि एक भी क्षण ऐसा नहीं जा रहा है कि ध्यान हट रहा है या किसी तरफ जा रहा है। बस ऐसा लग रहा है ये चलता रहे सिलसिला और हम आपको सुनते रहें। तो बस सुनने और सुनाने की इसी कड़ी में अगला आमंत्रण हम देंगे मेरे दिल के जो बहुत पास क्या दिल के अंदर ही रहती हैं उनको। तो उनका नाम है आदरणीय नीलू गुप्ता जी। हमारे बे एरिया को क्या या हिंदी का कहिए सौर मंडल, उसकी वो सूरज है। और हम कभी उनसे मिल पाते हैं पर कभी हम नहीं मिल पाते हैं, लेकिन जैसे सूरज होता है ना कि हम उसकी ताप से हमेशा अपने आप को जीवंत करते हैं, तो वैसी हैं हमारी नीलू जी। हम आपसे मिले ना मिले, बस आप हर जगह हमें दिखती हैं और आपका आशीर्वाद मिलता है। तो बस आज के इस कवि सम्मेलन में भी अब हम सुनेंगे नीलू गुप्ता जी को, जो डिएंजा कॉलेज कैलिफोर्निया में हिंदी की प्रोफेसर हैं और समाज सेवा, अध्यापन, कविता, कहानी लेखन और कई सारे काम करती रही हैं। और वो सबको इकट्ठा करके काम कराती भी है और खुद भी करती हैं। और इनकी बहुत सी कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं और उन्होंने उपमा ग्लोबल संस्थान अमेरिका व विश्व हिंदी ज्योति अमेरिका जैसी संस्थाओं की स्थापना की है। और हिंदी नागरी प्रचारिणी सभा दिल्ली, संस्कृत भारती दिल्ली, साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्थान मुंबई, कौंसल आवास कैलिफोर्निया, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति अमेरिका इत्यादि के द्वारा अनेकों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से वो पुरस्कृत की जा चुकी हैं। लेकिन हम सब के लिए वो गुरु हैं, सखी हैं, मित्र हैं, सब कुछ हैं। और आज एक कवियत्री के रूप में आपके सामने अपनी कविताएं सुना रही हैं। नीलू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद प्रांजलि। मेरे ख्याल रुलाने में तुमने कोई कसर छोड़ी नहीं है, तो मैं क्या बोलूं। ठीक है, सबसे पहले इस विश्व रंग की इस इंद्रधनुषी बरसने वाले रंगों के लिए मैं समस्त कार्यकारिणी और इसके संस्थापक श्री संतोष चौबे जी, अमेरिका में श्री अनूप भार्गव जी और अभिनव शुक्ला जी, हमारी संचालिका, बहुत प्यारी छोटी सी, जो मेरे से जो उसके लिए मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं उसको इतना ज्यादा प्यार करती हूँ। तो मैं स्वागत करती हूँ आप सबका, और जो आपने मुझे सम्मान दिया उसके लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। सबसे पहले मैं हिंदी का काम तो कर रही हूँ यहाँ पर, और शायद प्रांजलि को पता नहीं है कि इस वक्त मेरे पास डिएंजा कॉलेज में द्वितीय भाषा के लिए 80 विद्यार्थी हैं, जो मैं अपने को बहुत गर्व, हाँ, और मैंने एक नहीं दो क्लासें चलाई इस साल। मैंने अपने डीन से कह के 2 क्लासें की, जिसके लिए मैं अपने को नहीं, हिंदी को मैं बहुत भाग्यशाली समझ रही हूँ कि अमेरिका में हम हिंदी का वर्चस्व लहरा पाए। मैं हिंदी से बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि हिंदी मेरी बोली, हिंदी मेरी माँ की बोली, मेरी माँ की बोली मीठी बोली, मेरी माँ की बोली मीठी बोली, जैसे मुंह में मिश्री सी घोली, जैसे मुंह में मिश्री सी घोली, जैसे कोयलिया कुहुक कुहुक अम्बुआ की डार पे डोली और बोली, ऐसी मेरी हिंदी बोली। वाह जी, अक्सर लोग कहते हैं प्रवासी भारतीय वो भारत से जाके वहां बस गए, भूल गए। नहीं, उसके लिए हम अपनी मातृभूमि और कर्म भूमि दोनों के का ही हर समय हमें ध्यान रहता है। मेरे कुछ शब्द अपनी मातृभूमि के लिए। मेरे देश की माटी, मेरे माथे का चंदन, ओ मेरे देश की माटी, मेरे माथे का चंदन, मैं नित नित करती इसका वंदन, मैं करती इसका अभिनंदन। मेरे देश की माटी, मेरे माथे का चंदन। हम भारत से दूर हुए, भारत ना हमसे दूर हुआ, मैं भारत से दूर हुई, भारत ना मुझसे दूर हुआ, भारत मेरी आंखों का नूर हुआ। ये मेरी टिकली, ये मेरी बिंदिया, ये मेरी साड़ी, ये मेरी टिकली, ये मेरी बिंदिया, ये मेरी साड़ी, मेरे भारत की है पहचान, ये मेरे भारत का है मान और सम्मान, ये मेरे भारत की
आन बान और शान। मेरे भारत की माटी, मेरे माथे का चंदन, मेरे भारत का, मेरे माथे का चंदन। जय माँ भारती, जय माँ गंगे, जय माँ भारती, जय माँ भारती, जय माँ गंगे, जय ध्वज तिरंगे, जय ध्वज तिरंगे। तेरी जय जयकार रहे, तेरी जय जयकार रहे, यही विनती मैं करती। मेरे देश की माटी, मेरे माथे का चंदन, मैं करती नित नित इसका वंदन, मैं करती इसका अभिनंदन। ओ मेरे देश की माटी, मेरे माथे का चंदन। बहुत सुंदर नीलू जी, बहुत सुंदर। ये मेरे दिल के भाव नीलू जी बहुत सुंदर, हर बहुत एक अपने दिल के भाव होते हैं, ये मेरे दिल के भाव नहीं, हैं। नीलू जी बहुत सुंदर। अच्छा देखिए, अब कोरोना आया, कोरोना पे बहुत कुछ लिखा है, और एक बात मैं, आधी रात होती है कैलिफोर्निया में और भारत में दिन होता है, और बहुत सारे वेबिनार, रोज ही वेबिनार चल रहे हैं, मैं रात भर जागती हूँ। तो क्योंकि मैं सोचती जो भी चलते चलते जो भी हम कर पाए अपने देश के लिए, अपनी करती हूँ, कोशिश करती हूँ। कोरोना के लिए एक बात कहना चाहूंगी। कोरोना की मार से मानव जिंदगी, कोरोना की मार ने मानव जिंदगी पर डाका डाला, ये तो आप सब जानते हैं। कोरोना की मार ने मानव जिंदगी पर डाका डाला, कोरोना की मार ने हिंदी के वर्चस्व को भी निगल डाला। कोरोना की मार ने हिंदी के वर्चस्व को भी निगल डाला। कैसे? कोरोना नेगेटिव आया, कोरोना पॉजिटिव आया, क्वारंटाइन करो, स्टे सेफ, मास्क लगाओ, स्टे सेफ, मास्क लगाओ, डिस्टेंस बढ़ाओ, और न केवल इतना ही, शेक हैंड मत करो, इसके अलावा शेक हैंड मत करो, दूर रहो। मतलब हिंदी के वर्चस्व पर उसने को निगल डाला, लेकिन काढ़ काढ़ काढ़ा करता ही रहा। सुनिए, काढ़ काढ़, किसने कोरोना से टक्कर ली? काढ़ काढ़ काढ़ा करता ही रहा। काढ़े ने कोरोना को मार भगाया, काढ़े ने कोरोना को मार भगाया, काढ़े ने ही हिंदी का वर्चस्व बढ़ाया। काढ़े ने अपने को नहीं बदला, काढ़े ने ही हिंदी के वर्चस्व को बढ़ाया। जय 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 जयकार करें हम काढ़े की। इस काढ़े ने विश्व में अपना परचम लहराया, काढ़े ने कोरोना को भगाया, काढ़े ने कोरोना को भगाया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने बस हमको भारत पहुंचा दिया। और मैं यही कहूंगी कि मैं हमेशा सोचती हूँ कि बचपन का मेरा देश रोज मेरे सपने में आता है, बचपन का मेरा देश रोज मेरे सपने में आता है, मेरा माथा सहलाता है। पहले मैं भारत में रहती थी, अब भारत मुझ में रहता है। तो आपने बस भारत याद दिला दिया फिर से, और हम सब यहाँ आ गए हैं और यहाँ की चीज़ों में, गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं, लेकिन कहीं दिल का एक कोना हमेशा ही भारत माँ को याद करता है। और वो भावना आज आपने हम सब के मन में जगाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब काव्य सम्मेलन को जारी रखते हुए मैं अगला, जो हमारे अगले मेहमान हैं, उनको निमंत्रित करना चाहूंगी। और पहले बात ऐसी हुआ करती थी कि साहित्य का एक अलग क्षेत्र था और तकनीक का अलग, लेकिन ये एक ऐसा क्षितिज, जो अर्चना जी ने क्षितिज की बात की थी ना, कि जहाँ आसमान और जमीन मिलते हैं, तो आजकल सारा कुछ मिल गया है और सब कुछ एक सा लगने लगा है, सब कवि हैं, और ये एक बहुत अच्छा आरंभ है। तो मैं बात कर रही हूँ हमारे अगले मेहमान संदीप जी का। संदीप व्यास जी, वो फ्रेंच कंपनी में IT सेल्स अधिकारी हैं और IT विशेषज्ञ के तौर पर कई संस्थानों से जुड़े रहे हैं। पर जुड़ते हुए उन्होंने हमेशा ही हिंदी साहित्य में गहरी रुचि रखी है और कविताएं उनकी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती आई हैं। झीलों की नगरी उदयपुर में जन्मे संदीप व्यास, उनका हम स्वागत करते हैं इस मंच पर, और उनकी IT साइड नहीं, हम देखना चाहते हैं उनका कवि वाला रूप। तो हम सुनते हैं संदीप जी को। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
प्रांजलि जी बहुत बहुत नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद। अनूप जी को प्रणाम और सभी गुणीजन जो आज इस काव्य महोत्सव में मौजूद हैं उन सबको मेरा नमस्कार, और जो हमारे श्रोता इसको इन प्रोग्राम को सुन रहे हैं उन सबको भी मेरा नमस्कार। समय की अवधि को देखते हुए मैं सीधा अपनी 2-3 कविताओं पर आता हूँ। और ये एक हम जो बाहर रहते हैं और वापस अपने देश अगर लौट कर जाते हैं तो हम सब के मन में जब अपने देश पहुंचते हैं तो वापस कहीं न कहीं देश बदला सा नजर आता है। कुछ बदल चुका होता है, हमारा शहर बदल चुका होता है, वो गलियां बदल चुकी होती हैं, और कुछ हम जो अपने आप को वहां छोड़ कर आए थे वो भी बदल चुका होता है। तो हम अपने आप को भी जाकर वापस कुछ नया महसूस करते हैं। तो उस पर मेरी एक छोटी सी कविता है कि कल रात गुजरते शहर से गुजरा था मैं, कल रात गुजरते शहर से गुजरा था मैं। तो ये कहने की कोशिश है कि एक व्यक्ति जो गुजर चुका है वो अपने शहर से गुजर रहा है और वो देखता है कि उसका शहर भी गुजर रहा है, बूढ़ा हो चुका है, अब अलग अलग मकाम पर है। तो कल रात गुजरते शहर से गुजरा था मैं, कल रात गुजरते शहर से गुजरा था मैं, इन रास्तों को पहचानता हूं मैं, इन रास्तों को पहचानता हूं मैं, इस सोए शहर को जानता हूं मैं। दिन में गुजरना अब मुश्किल है, दिन में गुजरना अब मुश्किल है, इसलिए चांदनी छानता हूं मैं। ये दिन का बूढ़ा शहर, ये दिन का बूढ़ा शहर बड़ा कमजोर हो चुका है। जवानी की ख्वाहिश में हर रोज एक बुढ़ापा निगल लेता है। रात में मिलता हूं अकेले में, ताकि पूछ सकूं क्या तू भी स्याह में ही निकलता है। बचपन जहां गुजरा मेरा, क्या 4 कंधों का बीड़ा वहीं से ढलता है। टूटी सड़क के किनारे सूखे दरख्त के नीचे हम हर रोज यही बातें करते हैं। टूटी सड़क के किनारे सूखे दरख्त के नीचे हम हर रोज यही बातें करते हैं। वो बूढ़ा व्यक्ति अपने बूढ़े शहर से बात कर रहा है। यही बातें करते हैं कि एक रोज कुल्हाड़ी लेकर आया था कोई, एक रोज कुल्हाड़ी लेकर आया था कोई, शायद फिर कोई शहर गुजर गया कहीं। क्या बात है, वाह। इसी सड़क से गुजरा था शायद, बहुत सुंदर, इसी सड़क से गुजरा था शायद, ठूंठ के पास पड़े मुरझाए फूलों से रात का पता पूछ रहा था कोई। इस गुजरते शहर को जानता हूं मैं, यहीं से गुजरा हूं, इन रास्तों को पहचानता हूं मैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, सुंदर, बहुत शुक्रिया, सुंदर। बहुत शुक्रिया। मेरी अगली कविता उस व्यक्ति को एक जवाब देती है कि कहाँ मोह माया के जाल में फंसा हुआ है। ये शहर भी मिट्टी है, तेरा शरीर भी मिट्टी है, तो जब सब कुछ मिट्टी है और सबको गुजरना है तो किस चीज की चिंता। तो कविता ये कहती है कि है मिट्टी की दुनिया वाले तू मिट्टी ढोए फिरता है मिट्टी की दुनिया वाले तू मिट्टी ढोए फिरता है, सुलगाता है तू मिट्टी को, धुआं भरता मिट्टी में, फिर कण कण मिट्टी झरता है। बहुत सुंदर। है मिट्टी की दुनिया वाले तू मिट्टी ढोए फिरता है, सुलगाता है तू मिट्टी को, धुआं भरता मिट्टी में, फिर कण कण मिट्टी झरता है। ये कब समझ आएगी तुझको, ये जहां से आई है ले जाएगी तुझको। ये कब समझ आएगी तुझको, ये जहां से आई है ले जाएगी तुझको। तू मिट्टी का ढेला है, आज भरा कल अकेला है। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तू मिट्टी का ढेला है, आज भरा कल अकेला है। तू बनाए मिट्टी का घर, मिट्टी जोड़ तो कहीं मिट्टी बेघर। मिट्टी ही मिट्टी को पाले है, सब कुछ मिट्टी के हवाले है मिट्टी के इंसान मेरे, है मिट्टी के इंसान मेरे, क्यों करता है मिट्टी की फिक्र। तू रहेगा कैसे एक जगह, ये रास्ता ही है तेरा सफर। ये मिट्टी तेरी काया है, क्यों मिट्टी करता जाया है। ये मिट्टी तेरी काया है, क्यों मिट्टी करता जाया है। जो बनाए इस मिट्टी को, चल
ढूंढें अब उस सृष्टि को। क्या बात, समझ आएगी तुझको। बहुत अच्छे। शुक्रिया। ये कब समझ आएगी तुझको, ये जहां से आई है ले जाएगी तुझको। है मिट्टी की दुनिया वाले, तू क्यों मिट्टी ढोए फिरता है। तो जब ये कविता ये कहने की कोशिश है कि हमारा घर जो है वो कहीं और है, इस आत्मा का घर कहीं और है, और हम उस घर को यहाँ तलाशते हैं। तो घर लौटने के भाव को लेकर, अब चाहे वो फिजिकल हो या हमारे आत्मा का घर हो, उसको लेकर एक छोटी सी और मेरी आखिरी कविता कि मैं कहीं भी जाऊं हमेशा घर लौटता हूं। मैं खुश होता हूं तो घर लौटता हूं, दुखी होकर भी घर ही लौटता हूं। सुंदर। जो रास्ते कभी घर से होकर जाते थे, उनसे मिलकर भी घर ही लौटता हूं। क्या बात, क्या बात, वाह। मैं किसी अनजान से मिलकर लौटता हूं या अपनों से मिलने लौटता हूं, तो भी घर ही तो लौटता हूं। मैं नदी किनारे पानी की लकीर बना, मैं नदी किनारे पानी की लकीर बना, ऊंचे पहाड़ पर पत्थरों की ढेरी रख, घने जंगल में पेड़ पर निशान खोद, आसमां में तारे गिनता हुआ, मैं हर बार पिछली बार की तरह घर ही तो लौटता हूं। सुंदर, वाह, बहुत अच्छे। घर से लौटते वक्त, घर से निकलते वक्त घर लौटने का ही ख्याल रहता है। घर से निकलते वक्त घर लौटने का ही ख्याल होता है। और इस पर गौर फरमाइएगा कि मैं हर बार पहले से थोड़ा ज्यादा होकर घर लौटता हूँ। क्या बात, बहुत सुंदर। घर से निकलते वक्त घर लौटने का ही ख्याल होता है, मैं हर बार पहले से थोड़ा ज्यादा होकर घर लौटता हूँ। जो कोई भटक जाए तो अपने पैरों के निशान ढूंढ, घर लौटना इतना मुश्किल भी तो नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया। मुझे लगता था कि भाव होते हैं और शब्द उनकी जिल्द होती है, लेकिन आपके तो भाव और जिल्द दोनों ही ऐसे दिल तक। बहुत बहुत सुंदर। मैं कैसे कहूँ, तू मिट्टी का ढेला है आज भरा कल अकेला है। मतलब आपने ला दिया हमको जमीन पर आज। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और बस ऐसे ही आप लिखते रहें, बहुत ही सुंदर। और अगली कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे हमारी अगली मेहमान को, और उनके लिए मैं यही कहूंगी कि बचपन में मैंने पढ़ा था, मुझे विरासत में संसार मिला है। तो विरासत में हमें मिलियंस नहीं चाहिए होते हैं, हमें चाहिए होता है कुछ जो हम अंतर्मन में समेट कर उसे लोगों को दे सकें। तो वैसा ही कुछ पाया है आस्था नवल जी ने। आस्था नवल जी का जन्म दिल्ली के साहित्यिक परिवार में हुआ और माता पिता व परिवार के सदस्यों से उन्होंने विरासत में लेखन, कविता, भावनाएं ये उन पर बरसी हैं और 7 वर्ष की आयु से ही कविता और लेख वो लिखती आ रही हैं। पत्र पत्रिकाओं में कविता और लेख द्वारा उनका निरंतर योगदान रहा है। आस्था नवल प्रकृति प्रेमी है, सौहार्द की प्रचारक है। इनका YouTube चैनल आस्था की डायरी के नाम से है, जिसमें आप कविताओं के साथ साथ किस्से व समाज से जुड़ी चर्चाएं भी सुन सकते हैं। मॉन्टगोमरी कॉलेज मैरीलैंड में ये हिंदी पढ़ाती हैं और हिंदी से जुड़े कार्यों में विशेष योगदान देती हैं। और हमारा भाग्य है कि आज हम सुन पा रहे हैं आस्था नवल जी को। आस्था जी, इस मंच पर आपका तहे दिल से स्वागत है। नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि प्रांजलि जी कह रही हैं, सच में मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न है और ऐसा लग रहा है जो भी कवि आ रहे हैं मन कर रहा है कि वो रुके ना, बस उन्हीं की कविता में हम डूब जाएं। और मुझे ये मौका दिया गया है, इसके लिए मैं अनूप भार्गव जी का और हमारे अभिनव शुक्ला जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे संपर्क किया और बुलाया। ये जो लॉकडाउन है जिस भी कारण से हुआ, वो कारण तो अच्छे नहीं हैं, पर मेरे जैसे लोगों को इससे बहुत ज़्यादा मुनाफा हो गया है, क्योंकि ये विश्व रंग का आमंत्रण मुझे पिछले साल भी आया था, पर घर में 2 छोटे बच्चे हैं और मैं भोपाल नहीं जा सकती थी, तो मना करना पड़ा और वहाँ की तस्वीरें भर देख के ललचाती रही। पर अब की बार
इस जूम के जरिए हम सब मिल पा रहे हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। अपनी पहली कविता मैं लॉकडाउन पर ही सुनाऊंगी। बंद हुआ था शहर क्योंकि पता चल गया था सबको, बंद हुआ था शहर क्योंकि पता चल गया था सबको, बाहर जाना भागम भाग करना जान का खतरा है। बंद हुआ था शहर तो खुले थे कुछ रंगों के डिब्बे जो बंद पड़े थे कब से किसी दराज में। बंद हुआ था शहर तो निकाले गए थे संदूकों से हारमोनियम, सितार और तबले। बंद हुआ था शहर तो लौटी थी रौनक रसोइयों में, जला था हाथ कुछ पकाते हुए तो काम आए थे दादी के नुस्खे एक अरसे बाद। बंद हुआ था शहर तो जमी थी महफिलें घर में ही और इंटरनेट पर भी, दूर होकर भी आए थे करीब दिल। बंद हुआ था शहर, रंग बिखेरते रंग के डिब्बे, संगीत के सुर साधते वादन और घर में आमतौर पर बैठी अकेली दादी। रंग बिखेरते रंग के डिब्बे, संगीत के सुर साधते वादन और घर में आमतौर पर बैठी अकेली दादी घबरा रहे थे शहर के फिर से खुलने के अंदेशे से। बंद हुआ था शहर तो हम खुद से मिले थे, बंद हुआ था शहर तो हमारी आंखें खुली थी, बंद हुआ था शहर। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात, क्या बात। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बहुत छोटी सी कविता है, ऐसे ही कुछ नया लिखने की कोशिश करी थी। ग्लोबल वार्मिंग। काश मेरी यादों का जंगल, आंखों का पानी और तन की ठंडक, काश मेरी यादों का जंगल, आंखों का पानी और तन की ठंडक मैं दे पाती प्रकृति को और बचा लेती सृष्टि को पानी की कमी, वनों के अभाव और निरंतर बढ़ते ताप से। वाह वाह, बहुत खूब। धन्यवाद। और बस जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप सब सुनने वाले बहुत देर से सुन रहे हैं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। एक छोटी सी कविता है, सुविधा परस्त। एसी वाली कार के भीतर बैठ मुरझाया सा मन लिए जब चिलचिलाती धूप में मुस्कुराते फूल को देखा तो हैरत से भर गई मैं। कैसे इतनी सड़ी गर्मी और ट्रैफिक की चिल्लपों में भी कोई इतना सुंदर दिख सकता है और मुस्कुरा भी सकता है। मेरे असमंजस को भांपकर तुरंत फूल ने कहा, जैसे तुम हैरान हो मुझ पे, मैं भी प्रश्न करता हूं तुम्हारे जैसे लोगों को देखकर हर दिन। न जाने कैसे रह लेते हैं हमेशा दुखी और चिड़चिड़े से ये बंद ठंडी गाड़ियों में सुविधाओं से सराबोर रहने वाले लोग। न जाने कैसे रह लेते हैं हमेशा दुखी और चिड़चिड़े से ये बंद ठंडी गाड़ियों में सुविधाओं से सराबोर रहने वाले लोग। देखो जरा खुद को, एक छोटे से ट्रैफिक जाम में ही तुम्हें हताश करने की हिम्मत है। मैं तो तेज धूप में और खिलूंगा अभी, मैं तो तेज धूप में और खिलूंगा अभी, क्योंकि मैं साथ निभा रहा हूं फुटपाथ पे सोई उस नन्ही बच्ची का। वाह। मैं साथ निभा रहा हूं फुटपाथ पर सोई उस नन्ही बच्ची का, जो भोजन में 2 बिस्किट खाकर हर्षित है इसी बात से कि उसके बोए पौधे में मैं खिल गया हूं। क्या बात है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत भाव। धन्यवाद। सुंदर भाव, अति सुंदर। बहुत खूब, बहुत खूब जी, बहुत सुंदर। और आपने कहा कि कोविड के दिनों में, कोरोना के इन दिनों में खुद की खुद से पहचान हो गई है। सच में इन कुछ दिनों में जिनके साथ बहुत बुरा हुआ है, हम उनके साथ हैं और उनका भला चाहते हैं, लेकिन जो घर में है, महफूज है, उनके लिए मैं यही कहूंगी कि सच में हम अपने बच्चों से, अपने माँ पिताजी से, अपने लोगों से अंदर से जुड़ पाए हैं। नहीं तो हम बस भागा दौड़ी में लगे रहते थे, पर आज हमारे पास समय है सबके लिए, लेकिन बहुत समय नहीं है हमारे पास काव्य सम्मेलन में। तो चलिए, मेरी बातें बाद में, हम आगे बढ़ते हैं और हम
स्वागत करते हैं हमारे ऐसे कवि का कि कहते हैं ना कि हमेशा शक्कर आखिरी में खाते हैं, हम मिठास हम बचा के रखते हैं। तो हम मिठास के साथ बुलाते हैं हमारे अगले माननीय मेहमान घनश्याम गुप्त जी को। हिंदी साहित्यकारों में एक जाना माना नाम है घनश्याम जी का। एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं और पिछले कई वर्षों से इस विधा में वे गहन शोध व लेखन करते आ रहे हैं। बहुत सुंदर गीत लिखते हैं और पूर्ण रूपेण समर्पित हैं वो साहित्य में। और उनको मैं क्या शब्द कहूंगी, बस उनके शब्द आप सुनेंगे और वो अपनी पहचान खुद आपके हृदय में बनाएंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ माननीय श्री घनश्याम जी का। बहुत बहुत स्वागत है घनश्याम जी। बहुत ही सुंदर संचालन कर रही हैं प्रांजलि जी। और जहाँ तक शक्कर खाने की बात है, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत ज्यादा शक्कर खाने से ठीक नहीं रहेगा। तो एक गजल सुना रहा हूँ, पहले सब कुछ तेजी तेजी से पढ़ूंगा क्योंकि सबने समय ठीक लिया है, तो जितना बचा है। गजल का मतलब है कि बज़्म अफसुर्दा बेदमी सी है, पूरे माहौल में गमी सी है। आहा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात, बिल्कुल सही। बज़्म अफसुर्दा बेदमी सी है, पूरे माहौल में गमी सी है, कौन बेदखल हो गया हक से, सबकी पोशाक मौतमी सी है। वाह, कौन बेदखल हो गया हक से, सबकी पोशाक मातमी सी है, और रात पूरी सुकूत में सोई। रात पूरी सुकूत में सोई, दिन चढ़े से हमा हमी सी है। क्या खूब, वाह। आधी गजल हो गई, 3 शेर बाकी हैं कि प्यास लब पर लगा चुकी डेरा। प्यास लब पर लगा चुकी डेरा, और बरसात मौसमी सी है। वाह, 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 बहुत खूब, बहुत सुंदर। प्यास लब पर लगा चुकी डेरा, और बरसात मौसमी सी है, तो रोटियों के भले पड़े लाले। रोटियों के भले पड़े लाले, सोज़े पिंदार आलमी सी है। हाय हाय, क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर। सोज़े पिंडर, वाह वाह, क्या बात। भले पड़े लाले, सोज़े पिंदार आलमी सी है। और अंतिम शेर है जिस पर आप सबका ध्यान चाहूंगा। उसने बांटा तो भर गए कासे। उसने बांटा तो भर गए कासे, फितरत यार कासिमी सी है। क्या खूब, क्या बात, क्या बात। उसने बांटा तो भर गए कासे, फितरत यार कासिमी सी है। क्या खूब घनश्याम जी, बहुत खूब। मैं जिस तरह पढ़ रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं 2 रचनाएं और सुना पाऊंगा। हमें तो लगता है कि आप पढ़ते ही रहेंगे घनश्याम जी। नहीं, वो तो आपका धन्यवाद बहुत बहुत ऐसा कहने का। तो पहले एक गीत रख रहा हूँ, अगर उसके बाद समय बचा तो एक रचना और मैंने सोची। अंतिम है प्रहर कहीं मौन हो न जाना, अंतिम है प्रहर कहीं मौन हो न जाना, एक बार पुनः वही भैरवी सुनाना, तो श्वेत मौन पत्रों पर उभरे पीड़ा सस्वर, 7 रंगों की वंशी तुलिका उठाना, तो है प्रहर कहीं मौन हो न जाना।
कि अंग राग लगे तभी कोई अनुरागी हो, राग द्वेष छुटे तभी कोई बैरागी हो। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। कि अंग राग लगे तभी कोई अनुरागी हो, राग द्वेष छुटे तभी कोई बैरागी हो। राग शुद्ध कल्याणी मुझको समझाना, और हंस ध्वनि की सरगम तनिक गुनगुनाना, तो अंतिम है प्रहर कहीं मौन हो न जाना। कि झूमर झप दीपक या मिश्री से ताल, सीखूं जब उतरे यह अंतिम बेताल। झूमर झप दीपक या मिश्री से ताल, सीखूं जब उतरे यह अंतिम बेताल। तो तालों की तलैया में मुझे भी डुबाना, तबले को और तीव्र गति से थपथपाना, तो अंतिम है प्रहर कहीं मौन हो न जाना। अंतिम है प्रहर कहीं मौन हो न जाना। एक बार पुनः वही भैरवी सुनाना, तो बहुत धन्यवाद। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कभी सुनाऊंगा। बहुत सुंदर। और जो हम लोगों को एक सूत्र में पिरो रही हैं, ऐसा रसमय और श्रेष्ठ संचालन करने वाली प्रांजलि जी से मैं बड़े सम्मान के साथ और आदर के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि वे अपनी कुछ कविताएं हम लोगों के साथ सुनाएं, हम लोगों को सुनाएं। आप मुझे लज्जित कर रहे हैं, इतने श्रेष्ठ कविगण और फिर घनश्याम जी की कविता मिठास हो गई अब मैं। और कहते हैं ना कि कवि हृदय थोड़ा बेशर्म होता है, कोई कहे तो सुना ही देता है। तो डबल मीठा खाने की आदत है, कोई बात नहीं। तो नमकीन भी अच्छा लगता है। मैं माफी चाहूंगी बोलने के लिए, पर प्रांजलि जी आप अपने बाद अभिनव जी को बुलाना मत भूलिएगा। बिल्कुल, वो क्या है कि वैसे मेरे छोटे भाई हैं, पर कद से, प्रतिभा से, गरिमा से सब में वो बड़े हैं, तो उनके बिना कैसे होगा, उनको तो मैं बुलाऊंगी ही, वही समापन करेंगे। लेकिन उनका आग्रह है तो मैं बस यही कहूंगी कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं गद्य ज्यादा लिखती हूँ। तो मुझे कभी कभी कोई पूछता है लिखती भी हो क्या, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि नहीं, मैं लिखती नहीं, मेरी आवाज यूं ही सफ़े पे बिखर जाती है। मैं लिखती नहीं, मेरी आवाज यूं ही सफ़े पे बिखर जाती है। कभी खुशी हंसकर पन्नों पे उतर आती है, कभी आंसू की बूंद कागज पे छलक जाती है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कभी किसी की याद कलम से गुजरती है, कभी किसी की याद कलम से गुजरती है, कभी दिल की बेबसी अक्षर अक्षर कर कागज पे सिसकती है। वाह। दिल की बेबसी अक्षर अक्षर कर कागज पे सिसकती है। कभी मोहब्बत उनसे मिलकर जुबान पाती है, कभी मोहब्बत उनसे मिलकर जुबान पाती है और धड़कन अल्फाज में सिमट जाती है। वाह वाह वाह, सुंदर भाव। है। कभी चुप्पी अपने दायरे लांघ कर शब्दों से मिल जाती है, कभी चुप्पी अपने दायरे लांघ कर शब्दों से मिल जाती है और फिर बस यूं ही कविता बन जाती है। मैं लिखती नहीं, मेरी आवाज बस यूं ही सफ़े पे बिखर जाती है। सफ़े पे बिखर जाती है, क्या बात। मैं लिखती नहीं, आवाज यूं ही सफ़े पे बिखर जाती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आज के इस काव्यरंग के लिए मैं यही कहूंगी कि अभिनव जी ने जब नाम दिया कि अटलांटिक से प्रशांत तक, तो मुझे लगा कि सागर मंथन, समुद्र मंथन होने वाला है और इतने धुरंधर दिग्गज हैं, हलाहल भी होगा ही, पर नहीं, यहाँ तो बस अमृत की ही वर्षा हुई और एक से एक माणिक आप लोग। मैं तो धन्य हो गई, हमारे श्रोता धन्य हो गए। और बात हुई थी मोतियों की माला की, पर आज मैंने 2 मालाएं पिरोई हैं
एक है फूलों की माला और एक है मोतियों की माला। और फूलों की माला मैं अर्पित करती हूँ आपके चरणों पर, और मोतियों की माला है हमारे सुनने वाले श्रोताओं के लिए और दर्शकों के लिए। और मैं यही कहूंगी कि इतना सफल जो आयोजन हो रहा है और जितनी तैयारियां और जैसी कुछ हो रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद आदरणीय अनूप जी का, आदरणीय अभिनव जी का और आप सभी का, कि हर कोई इतने शिद्दत से और इतने प्यार से और इतनी गहराई से जुड़ रहा है। तो बस विश्व में रंग ही रंग होने वाला है और राग द्वेष छोड़कर बैरागी होना है, लेकिन उस पत्ती की तरह की नीचे पानी ऊपर बिल्कुल सूखा। तो हमें रंग भी फैलाना है और अंदर बैरागी रहना है। और इसी भाव के साथ मैं आमंत्रित करूंगी, कैसे भूल सकते हैं हम, अभिनव आपके बिना अधूरा है सब कुछ। तो चलिए आपसे हम सुनते हैं जो भी आप हमें सुनाना चाहें। नदी के दो किनारे थे, हमेशा दूर रहते थे। वहीं एक पेड़ था लंबा, घनी शाखें, तना मोटा। हमेशा सोचता था ये किनारों की जो दूरी है वो कैसे दूर की जाए। नदी के दो किनारे थे, हमेशा दूर रहते थे। वहीं एक पेड़ था लंबा, घनी शाखें, तना मोटा। हमेशा सोचता था ये किनारों की जो दूरी है वो कैसे दूर की जाए। सदा वह कल्पनाओं में बनाता था नदी पर पुल। घनी आंधी चली एक दिन, बड़ा तूफान घिर आया। गिरा वह पेड़ भड़भड़ में, नदी के इस किनारे से नदी के उस किनारे तक बनाकर एक लंबा पुल। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात। बहुत सुंदर। इस पर से होकर के किनारा इस तरफ वाला उधर वाले से मिलता था। समय कटता गया यूं ही, फिर एक दिन बाढ़ सी आई। बहा कर पुल थमा पानी, किनारे दूर थे फिर से। समय कटता गया यूं ही, फिर एक दिन बाढ़ सी आई। बहाकर पुल थमा पानी, किनारे दूर थे फिर से। मगर नन्ही सी एक कोपल उगी थी जो मुहाने पर। वो मन में सोचती थी ये बनूंगी पुल बड़ी होकर। क्या बात, क्या बात, क्या बहुत ही सुंदर। हम लोग भारत में रहें, दूर रहें, अपने मन में उस नन्ही सी कोपल को हमेशा उगाए रहते हैं। विश्व रंग का जो उत्सव है वो उन्हीं कोपलों को प्राण देने का उत्सव है। साहित्य और कला की जो कोपलें संसार भर में बिखरी हैं वो पुल बने और साहित्य, प्रेम और स्नेह जो है वो संसार में फैले। इसी कामना के साथ मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आज इस श्रेष्ठ कवि सम्मेलन में आप सब लोगों ने सहभागिता की, उसके लिए। आप सब लोग स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। बहुत धन्यवाद प्रांजलि जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे निदेशक साहब श्री अनूप जी का बहुत धन्यवाद। आपका अभिनव जी बहुत धन्यवाद। साथ ही सभी कवियों का, सभी जुड़े लोगों का जो जो कार्य कर रहे हैं और इतने जुटे हुए, हम सब का आभार व्यक्त करते हैं और इसे एक पड़ाव मानते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे ही शब्दों के साथ, ऐसे ही प्यार के साथ और ऐसे ही अंतरंग संवाद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और यही हम एक छोटा सा विराम देते हैं। बहुत धन्यवाद। नमस्ते सभी को। नमस्ते। नमस्ते। प्रणाम।